हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर आईएएस। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ज्योग्राफी का बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट किए थे, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक रह गया था। तो हम लोग इस लेक्चर में रैप अप कर देते हैं जल्दी से जल्दी। फिर हम लोग लेक्चर 2 लाएंगे। लेक्चर टू में मैं आप लोगों को डे 2 का टारगेट को फिर कंप्लीट करवाऊँगा। तो हम लोग का ये चल रहा था प्लैनेट्स और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें कुछ टॉपिक रिमेनिंग है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट, दूसरा में इसका है सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स टॉपिक बचा हुआ है। फिर डे 2 में हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ लेंगे। ये भी थोड़ा सा लिटिल बिट लॉन्ग चैप्टर है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, उसमें इसमें कंप्लीट करवा दूंगा मैं। तो ये सब हम लोग कर लिए थे कंप्लीट, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। और ये मेरा कुछ हैंड रिटन नोट्स था, यहाँ से मैंने कुछ समझाया था आप लोगों को। फिर टाइप्स ऑफ प्लैनेट भी देखा था हम लोग ने, सोलर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ाया था। और यहाँ पे दो तरह का प्लैनेट्स होता है, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट्स, उसको भी कंप्लीट कर लिया था मैंने। हम लोग को ये बिग बैंग थ्योरी भी कर लिया था अच्छा से। लास्ट में इसको जल्दी करवाया था मैंने, मून के बारे में, तो ये हो गया था। हम लोग को कैरी ऑन करना है यहाँ से रेट्रोग्रेड एंड पेट्रोग्रेड मोशन। इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है वैसे भी यार, इसमें बस थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ये PYQ है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे हम लोग। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर दिया हूँ। नेक्स्ट ये कंप्लीट कर लेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। थोड़ा सा मैग्नेटिक रिवर्सल के बारे में पढ़ लेना है, ये काम दे देगा। ये इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और क्या है, कौन सा, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में काम दे देगा, हेल्प करेगा एक्चुअली। ये हीट जोन ऑफ अर्थ, ये मैंने बताया था कि ये तुम क्या करेगा, क्लाइमेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। और कहाँ पे है ये लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। पिछले लेक्चर में मैंने देखा क्या कि थोड़ा सा वीडियो ब्लैक हो गया था, जो मैं समझा रहा था वो मैं समझा रहा था एक्चुअली ये वाला पोर्शन ऑरोराज के बारे में, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस। ये एक्चुअली PYQ भी है, अगर मैं इसका बताऊं कि PYQ भी है। इसीलिए मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि कुछ कुछ जो PYQ आया होगा उसको हम लोग साथ में बस देख लेंगे PYQ, और अगर होगा तो कंटेंट भी मैं ऐड कर दूंगा ताकि मेंस जोन में रहे हम लोग। तो क्वेश्चन ये था 2024 का, आई थिंक यस 2024 का क्वेश्चन है। बोला था ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस को डिफाइन करने बोला था, और ये कैसे ट्रिगर होता है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ऑरोरा बोरियलिस क्या होता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस नॉर्दर्न लाइट्स सदर्न लाइट्स है, ऑरोरा बोरियलिस नॉर्दर्न लाइट्स है। एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, क्या होता है कि यहाँ पे इंट्रैक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम सोलर विंड टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से, और एक कलरफुल लाइट्स देखने को मिलता है रात में, ठीक है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस वही बोला मैंने, नॉर्थ पोल वाला रीजन में देखने को मिलता है, अलास्का कनाडा वाला रीजन में, और लाइट ऐसा रहता है पिंक रेड येलो पर्पल कलर का देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्स एंड समटाइम्स लोअर लैटिट्यूड में भी देखने को मिलता है, जैसे कि लद्दाख वगैरह रीजन में भी देखने को मिला था। ऑस्ट्रेलिस ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला रीजन में देखने को मिलता है। ओके, ये ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है बस एक देख लेते हैं। सोलर विंड मैंने बताया था, सोलर विंड आता है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे इंट्रैक्शन करके एक अलग लेवल का एक अट्रैक्टिंग लाइट्स क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर में। मैग्नेटोस्फेयर इंट्रैक्शंस भी होता है। फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस को एक्साइटमेंट कर देता है, जिसके कारण से डिफरेंट कलर जनरेट होता है। ये एक्चुअली होता है। ये मेरा अर्थ है, अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और यहाँ से सन का लाइट आ रहा है, इंट्रैक्शन करेगा और डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स देगा। जैसा लाइट जनरेट देखने को मिलता है, ये नॉर्थ पोल में और साउथर्न पोल में समथिंग लाइक दिस, ऐसा लाइट देखने को मिलता है। तो ये मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दिया। एक और मैंने समझा रहा था, मैं एक्चुअली सोलर सिस्टम का बता रहा था, तो उसमें ब्लैक हो गया था। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है। ये है एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसको बोला जाता है मेन एस्टेरॉयड बेल्ट बोला जाता है, ठीक है। ये जुपिटर और मार्स के बीच में मिलता है। फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस और फिर नेपच्यून। नेपच्यून के बाद एक और एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, इसी को बोला जाता है ऊर्ट्स क्लाउड, ठीक है। अब फिर मैंने बताया था बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट होता है, जिसमें से एक ड्वार्फ प्लैनेट्स सीरियस जो है वो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में मिलता है, और जो रेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट्स है जैसे कि प्लूटो, मैकमेक और एरिस, ये मिलता है कहाँ पे, तो ऊर्ट्स क्लाउड में देखने को मिलता है। बस अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक तो हो गया था। एक्चुअली में हम लोग को कंटिन्यू करना है यहाँ से। रेट्रोग्रेड मोशन एंड पेरोग्रेड मोशन। एक होता है पेरोग्रेड मोशन। पेरोग्रेड मोशन क्या होता है कि जब प्लैनेट ईस्टवर्ड मोशन करता है अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अ स्टार। मतलब कि ये मेरा है सन, ठीक है, और ये इस पाथ में प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। तो अगर ईस्टवर्ड इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा सन के अपेक्षा में देखे तो उसको बोलेंगे हम क्या, तो रेट्रोग्रेड मोशन बोलेंगे। ये कैसा होगा, तो काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्बिटल मोशन करेगा। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी के सुई का अपोजिट दिशा में। घड़ी कैसा मूव करता है, घड़ी का सुई इस तरह करके मूव करता है ना, काउंटर क्लॉकवाइज इस तरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया। पेरोग्रेड मोशन कौन सा करता है, तो मोस्ट ऑफ प्लैनेट, बस यही जानना है इसमें। और एक आ गया रेट्रोग्रेड मोशन। इसमें क्या करेगा कि ये मेरा सन है और ये ऑर्बिट है, प्लैनेट कैसा रिवॉल्व करेगा, तो ये रिवॉल्व करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज वेस्टवर्ड। ये था ईस्टवर्ड, ये जाएगा वेस्टवर्ड, मतलब घड़ी के सुई की दिशा में क्लॉकवाइज में मोशन करेगा, तो वेस्टवर्ड मोशन, ठीक है। बैकड्रॉप ऑफ द स्टार, और ये रहेगा कैसा, तो क्लॉकवाइज रहेगा। इसमें से कौन देखने को मिलता है, तो रेट्रोग्रेड मोशन में जनरली देखने को मिलता है कौन, वीनस, और ये आ जाएगा यूरेनस, ओके। बस इसमें बस यही जानना है, और ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन ये बेसिकली PYQ रह चुका है। इकोनॉमी में आप लोग पढ़िएगा गोल्डीलॉक इकोनॉमी। अगर गोल्डीलॉक का मतलब समझ में आ गया, तो अगर टर्म पूछ देगा इकोनॉमी में कि गोल्डीलॉक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग कर सकते हैं टर्म। ऐसे ही कीवर्ड ब्रेकडाउन के बेसिस में प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोग सही कर सकते हैं, वो मैं आप लोग को बताऊंगा स्टैटिस्टिक्स में, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग गोल्डीलॉक जोन क्या है। जी, गोल्डीलॉक जोन जिसको बोला जाता है हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन का मतलब क्या है कि जहाँ पे जीवन सस्टेंस, मतलब कि लैब सस्टेंस के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट एलिमेंट है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उस जोन को हैबिटेबल जोन बोला जाता है या फिर गोल्डीलॉक जोन बोला जाता है। जैसे कि राइट फॉर लिक्विड, वाटर लिक्विड रहेगा ताकि लैब सस्टेन हो जाए। टेम्परेचर रेंज सस्टेनेबल रहेगा, ना ज़्यादा हॉट रहेगा ना ज़्यादा गर्म रहेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर और फिर क्या क्या रहेगा कि ये अर्थ का और फिर जियोड शेप में रहेगा, ठीक है। तो इसी बेसिस में अगर गोल्डीलॉक इकोनॉमी के बारे में पूछेगा तो वैसा इकोनॉमिक किसी भी कंट्री का जिसका ग्रोथ रेट सस्टेनेबल होता हो, अगर इकोनॉमी में पूछेगा तो जिसका ग्रोथ रेट सस्टेनेबल होता हो, ठीक है, ग्रोथ रेट सस्टेनेबल होता हो, फिर कंट्रोलेबल इन्फ्लेशन होता हो। इकोनॉमी ये बेसिकली अभी A2 पढ़ा ही रहा है आप लोग को, ठीक है, तो वो शायद बताएगा आप लोग को। तो ग्रोथ रेट सस्टेनेबल रहेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी सस्टेनेबल हो रहा है, मतलब कि एक प्रकार का आइडियलिस्टिक कंडीशन बोला जाएगा, जो कि ग्रोथ किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है। किसी भी कंट्री वही ग्रोथ चाहता है, उसी बोलेंगे गोल्डीलॉक जोन। तो एक फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन को शो करता है,
अगर गोल्डी लॉक इकोनॉमी के बारे में पूछेगा तो। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का जियोइड शेप में देखने को मिलता है। गोल्डी लॉक जोन माना जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ यहाँ अर्थ में वाटर एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन भी है, सांस लेने के लिए वाटर है, पीने के लिए लैंड भी है, हैबिटेबल लैंड है फॉर क्या बोलते हैं पेड़ पौधा और हम लोग के रहने के लिए। तो फाइनली तीनों एलिमेंट मिलता है। अगर हैबिटेट बनने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए किसी भी प्लैनेट्स में, वो कौन कौन सा रहता है? वो रहता है, एक रहता है लिथोस्फेयर, एक रहता है कौन सा, एक होता है एटमॉस्फेयर, एक रहता है हाइड्रोस्फेयर। दीज आर द 3 एलिमेंट्स। अगर ये 3 एलिमेंट्स किसी भी प्लैनेट्स में देखने को मिलता है तो वो हैबिटेबल जोन में आ जाएगा, गोल्डी लॉक जोन में आ जाएगा। दैट इज आगे जाके फिर क्या बनता है, इन तीनों पॉइंट के इंटरेक्शन को बोला जाता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे बायोलॉजिकल एलिमेंट लिविंग हो सकता है, जिंदा रह सकता है। दिस इज एक्चुअली योर एटमॉस्फेयर, दिस इज एक्चुअली योर लिथोस्फेयर, दिस इज hydrosphere. An interaction of all 3 elements leads to formation of this biosphere. And biosphere indicates what? Biosphere indicates habitable zone. And these habitable zones leads to formation of Goldilocks zone. Okay. तो आप लोग को तो गोल्डी लॉक जोन का कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। ठीक, नेक्स्ट प्लैनेट हमारा जो अर्थ है वो सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट्स देखने को मिलता है हमारे सोलर सिस्टम का। रोटेशन और स्पीड ऑफ रोटेशन अराउंड द एक्सिस मैक्सिमम। अच्छा, याद रखना कि स्पीड ऑफ रोटेशन एक्सिस के एलोंग स्पीड ऑफ रोटेशन अराउंड द एक्सिस इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर में बेसिकली क्या है कि स्पीड ऑफ रोटेशन ज़्यादा है और पोलर डिक्रीज करते हैं। ये कैसा क्यों होता है? कि बिकॉज ऑफ द बल्ज शेप। अगर हम बात करते हैं ये मेरा अर्थ है, तो अगर हम देखें ये वाला रीजन जो है वो बल्ज शेप में है, थोड़ा सा उठा हुआ है। ये थोड़ा सा जियोइड शेप में है, तो अगर हम सर्कमफेरेंस देखें, यहाँ का सर्कमफेरेंस और यहाँ का सर्कमफेरेंस देखें, तो सबसे ज़्यादा सर्कमफेरेंस यहाँ पे है। यदि यहाँ पे सर्कमफेरेंस क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे सर्कमफेरेंस क्या है? कम है। अगर सर्कमफेरेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा ही ट्रैवल करने के लिए, तो स्पीड भी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। अगर टाइम कॉन्स्टेंट ले ले तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा ट्रैवल करना है, एक रोटेशन पूरा करने के लिए अर्थ को, तो स्पीड भी ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सर्कमफेरेंस छोटा है, दैट इज डिस्टेंस कम है। तो एक रोटेशन पूरा करने के लिए इस रीजन को कितना स्पीड चाहिए? स्पीड डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इक्वल जो होता है यार डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को कांस्टेंट ले लेंगे, वही टाइम में कंप्लीट करना है। मान लेते हैं कि 30 सेकेंड में अर्थ को एक रोटेशन पूरा करना है 30 सेकेंड में। तो 30 सेकेंड में पूरा करना है तो 30 सेकेंड यहाँ भी लगेगा, 30 सेकेंड यहाँ भी लगेगा। ओके, 30 सेकेंड में पूरा करना है तो टाइम तो कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड और डिस्टेंस में डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखने क्या मिल रहा है कि स्पीड डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है रोटेशन पूरा करने के लिए, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कम लगेगा। मतलब कि क्या है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो इसी कारण से स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है यहाँ पे और स्पीड यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। आई थिंक ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्पीड ऑफ रोटेशन एक्सिस का मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ देखने मिलता है? इक्वेटर पे, और फॉरवर्ड क्यों डिक्रीज होता है। फिर अर्थ का जो एक्सिस है वो इमेजिनरी लाइन है। ओके, ये तो इमेजिनरी लाइन है ये, जो कि 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन्स पे ये बेसिकली टिल्टेड रहता है। और आगे देखेंगे, आगे मिलेगा ही हम लोग को।
एक ये देख लो पोल स्टार के बारे में कॉन्सेप्ट। पोल स्टार क्या है, याद रखना कि अगर मेंस का अगर आंसर राइटिंग करोगे, अगर आप लोग कीजिएगा तो मेंस का आंसर राइटिंग में इसको हम डाल सकते हैं पोल स्टार एज ए कीवर्ड। ये अगर मेंस का जब मैं काम आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि पोल स्टार को कैसे हम लोग एज ए, ठीक है यार आप एक स्टम्प नहीं बुझते उधर। पोल स्टार क्या है, एक प्रकार का विजिबल स्टार है जो अलाइन विद द रोटेशनल एक्सिस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। ठीक है, तो ये हमेशा कहाँ पे रहेगा, तो नॉर्थ में रहेगा। पोलरिस मेक्स द नॉर्थ, ये अर्थ है तो इधर कहीं स्टार देखने को मिलेगा, एक हमेशा एक कांस्टेंट लोकेशन पे देखने को मिलेगा, उसे बोला जाएगा पोल स्टार। पोल स्टार पे ही एक MCQ क्वेश्चन आया था, आगे हम लोग देखते हैं उसको सॉल्व करेंगे ना। गोल्डी लॉक जोन मैंने करवा दिया, गोल्डी लॉक जोन क्या है ना, कुछ देखते हैं। एक्सोप्लैनेट्स क्या होता है, एक्सोप्लैनेट क्या होता है, एक प्रकार का ये एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट है। एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट का मतलब हमारे सोलर सिस्टम में नहीं मिलता है, ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर वाले प्लैनेट को एक्सोप्लैनेट बोला जाता है। दिस प्लैनेट एक्चुअली ऑर्बिट्स अ स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, जिसमें से एक मिलता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट है अर्थ का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये इसको लोकेटेड इन द हैबिटेबल जोन्स ऑफ प्रोक्सिमा सेंचुरी। एक और मिलता है 7 अर्थ साइज का, यह है ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम्स, ये भी हैबिटेबल जोन में है। एक है केपलर 186f, ये अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट्स हैं, हैबिटेबल जोन्स यहाँ भी देखने मिलता है। अब ये हैबिटेबल जोन्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, वैसे एक्सप्लेनेशन तो जरूरत नहीं है इसमें। नाउ नेक्स्ट, अब मैं आप लोग को बताता हूँ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके, दिस इज एक्चुअली आवर अर्थ। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज लैटिट्यूड्स, पहले लैटिट्यूड देखते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स विच आर अलाइन ऑन आवर अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स इज द पैरेलल या हॉरिजॉन्टल लाइन्स विच लाइज ऑन आवर अर्थ, दिस आर द लैटिट्यूड्स, दिस आर द हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ओके, नाउ अब ये क्या है, लैटिट्यूड जो है वो जो बीच से कट कर रहा है अर्थ को, उसको बोला जाता है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। फिर नॉर्थ पोल में भी एक लैटिट्यूड्स है, इसको बोला जाता है पोलर वाला रीजन, नॉर्थ पोल। इसको बोला जाएगा साउथ पोल, साउथ में है साउथ पोल। अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ से क्या देखने मिल रहा है कि इक्वेटर के नॉर्थ जाए या इक्वेटर के साउथ जाए, दैट इज अगर हम इक्वेटर से पोलर रीजन में जाए, या तो नॉर्थ पोल में जाए या तो साउथ पोल में जाए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो साइज है, ये जो लेंथ है लैटिट्यूड्स का, वो डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। तो पहला फीचर्स ऑफ दिस लैटिट्यूडल लाइन्स वो क्या है, डिक्रीज कर रहा है। दूसरा, ये जो लैटिट्यूडल लाइन्स हैं ये सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब क्या है कि इस तरह करके देखने को मिलता है। अगर आप लोग देखिएगा, ये है इक्वेटर, ये अर्थ का एक साइड देखने मिला, क्योंकि ये 2D फिगर है। अगर 3D में देखिएगा ना तो इस तरह करके देखने को मिलेगा 3D में। तो ये जा रहा है इक्वेटर, ये गया इक्वेटर, और इस तरह करके आएगा, समझ में आ गया ना। तो हम लोग ये वाला सिर्फ यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे ये वाला साइड छिप जा रहा है ड्यू टू 2D फिगर बन रहा है, समझो। तो ये इक्वेटर लाइन्स एलोंग द नॉर्थ पोल या फिर एलोंग द साउथ पोल, पोलर रीजन में जा रहे हैं तो साइज लेंथ क्या करे, डिक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। दूसरा, इसको डिग्री में मेजर किया जाता है, ये पैरेलल टू द लैटिट्यूड और पैरेलल टू द इक्वेटर। हाँ, दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो 111 किलोमीटर है, ये पूछ सकते हैं, NCERT का लाइन है। ठीक है, लैटिट्यूड्स का और कुछ दिया है मैंने कंटेंट। ठीक है, 0 डिग्री और 111 किलोमीटर, मेजर इन द डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सेंटर से बेसिकली इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली अर्थ का सेंटर। अगर आप लोग अर्थ को बीच से काटिएगा तो ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, और ये वाला लाइन्स एक्चुअली आके क्रिएट करेगा। एक आता है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये बेसिकली वर्टिकल लाइन्स होता है पैरेलल टू द एंगल
एंगल बिटवीन पॉइंट ऑफ पैरेलल पी एंड पॉइंट पी, ये मेजर इन द अर्थ के सेंटर से। तो ये बेसिकली वर्टिकल लाइन्स को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स। दिखा देता हूँ दिस ओके। तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। लॉन्गिट्यूड्स एंगुलर डिस्टेंस है, इसको भी डिग्री में मेजर किया जाता है एलोंग द इक्वेटर। ये ईस्ट और वेस्ट जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। ये तो हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये तो हो जाएगा साउथ पोल, इधर चल जाएगा ईस्ट, इधर चल जाएगा वेस्ट। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है वो ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड वर्टिकल लाइन है। लैटिट्यूडनल लाइंस जो है वो नॉर्दर्न एंड द सदर्न पोलर के एलोंग क्या बोलते हैं सर्कुलर लाइन है। ठीक है ना। ऑन ग्लोब लैटिट्यूड इज ऑन द सेमी सर्कुलर, पहला ये पॉइंट सेमी सर्कुलर रहता है, मतलब कि ये कुछ इस तरह करके देखने को मिलता है। ये कंप्लीट सर्कल देखने को नहीं मिलता है, ये कंप्लीट सर्कल के रूप में देखने मिलता है लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स बस इतने ही रहता है। उसके बाद फिर ग्लोब का जो दूसरा साइड होगा, जो ग्लोब ये जो लाइन देखने को मिल रहा है ये, तो ये सेमी सर्कुलर है। और फिर ग्लोब का जो दूसरा साइड इस तरह करके जो जाएगा वो दूसरा काउंट होगा। करना है ओके। ये पोल पासिंग थ्रू द इक्वेटर के थ्रू पार्ट करेगा और सेंट्रल प्लेस एलोंग द पोल्स मेरिडियन 1884 में एक्चुअली स्टार्ट किया था। हाँ, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से वो जाता है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एट ग्रीनविच नियर लंदन से। प्राइम मेरिडियन बोला जाता है 0 डिग्री, यही 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच से पास करते हैं। और ये ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड जाता है अप टू 180 डिग्री तक जाता है, जबकि मैक्सिमम एंगल लैटिट्यूड में 90 डिग्री तक जाता है। पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स बिकम शॉर्टर पोलवर्ड्स। ठीक है। सो द मेरिडियन ऑफ द लैटिट्यूड्स विच कवर द पोल्स इंक्लूड द नैरो स्ट्रिप्स। और देखना कि अब क्या है कि जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ जो है ईस्टवर्ड मूव करे या वेस्टवर्ड मूव करे, लेंथ का साइज सेम रहेगा। बट ये जो दोनों के बीच का जो है ना, यहाँ से अगर हम नॉर्थ पोल मूव करेंगे और यहाँ से अगर हम इधर आएंगे तो दोनों बीच का जो गैपिंग देखने मिल रहा है वो क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। देखिए ये फीचर्स है, देखो गैपिंग ये कम होते जा रहा है। जबकि लैटिट्यूड में क्या देखने मिल रहा था कि गैपिंग सेम है 111 किलोमीटर का जो गैप होगा वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे जो गैप है वो गैप क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। लेकिन लेंथ जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है कि गैपिंग सेम रहेगा लेकिन लेंथ क्या है कि वो चेंज होते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। वही यहाँ पे बोल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि लोकल टाइम इन द रिलेशन टू द GMT। लोकल टाइम से या फिर GMT क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम में बेसिकली मेजरमेंट करने में मदद करता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स का अगर हम देखें, लैटिट्यूड्स का अगर काम देखें तो ये हम लोगों को क्लाइमेटिक कंडीशन को स्टडी करने में मदद करता है। क्लाइमेटिक कंडीशन को स्टडी करने में मदद करता है। ओके, यहाँ देख लेता हूँ मैं। तो 0 डिग्री इक्वेटर, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री में मैंने बताया। ठीक है। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ये 23.5 डिग्री हो जाएगा, फिर 63.5 डिग्री हो जाएगा और आगे जाकर ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा नॉर्थ पोल का। साउथ पोल का नीचे जाएगा, ये 23.5 डिग्री हो जाएगा, ये चल जाएगा 66.5 डिग्री हो जाएगा और ये चल जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है। ये जो बीच से जा रहा है प्राइम मेरिडियन, ये होगा 0 डिग्री, फिर आगे जाएगा तो ये डिग्री बढ़ते जाएगा और पीछे जाके मैच करेगा। ये भी 0 से इधर मूव कर देगा, पीछे जाके मैच करेगा और पीछे 180 डिग्री का लाइन बनाएगा। ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब ये क्या है ये मैं बता देता हूँ ना। ये तो मेरा इक्वेटर है 0 डिग्री का, ये है 0 डिग्री का। 23.5 डिग्री लाइन को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 23.5 डिग्री को बोला जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में।
ठीक है, इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो और बीच के ये बोला गया, ये बोला जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको बोला जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब ग्लोब का पार्ट बोला जाता है, ठीक है। 23.5 डिग्री बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आर्कटिक सर्कल बोला जाता है 66.5 डिग्री को बोला जाता है, और 90 डिग्री दिस इज एक्चुअली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में, और इक्वेटर के साउथ में अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री दिस वन, ओके। यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा। एक फीचर्स ये भी है कि जो ये है यहाँ पे जो पोल रीजन पे है, तो नॉर्थ पोल में भी लैटिट्यूडनल लाइन मिलता है कि नहीं मिलता है, यस। नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, यहाँ भी लैटिट्यूडनल लाइन मिलता है। कितना रहता है ये, तो उसका जो सर्कमफेरेंस क्या रहता है, वो एक बिंदी के बराबर रहता है, ये इस तरह करके एक जीरो सर्कल के रूप में रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके ना। अब मैंने बताया क्या चीज़ कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है वो टाइम जोन में मदद करता है। तो अगर हम देखें ये पूरा कहाँ पे है, यहाँ, अगर हम पूरा इस ग्लोब को देखें तो एक रोटेशन पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर अर्थ को ही देख ले और एक रोटेशन पूरा करने में कितना डिग्री घूमता है, तो 160 डिग्री घूमेगा। 160 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 24 आवर लगेगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 24, 36, 15 डिग्री बना, वही यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि 1 घंटा में सिंस अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, और वो 1 दिन में या फिर 24 घंटा में, तो अर्थ क्या करता है कि 1 घंटा में कितना बनाएगा, 15 डिग्री का मैंने बताया। अब 15 डिग्री बना रहा है अर्थ, 1 घंटा में 15 डिग्री बना रहा है अर्थ। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 15 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 15/16, ओके। एक मिनट में 15 चौके 60, तो कितना बनेगा 1.5 डिग्री। तो 1 मिनट में अर्थ 1/4 डिग्री का एंगल बनाता है, या फिर दोनों तरफ से हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 4 मिनट। तो 4 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, तो 1 डिग्री का एंगल बनाएगा, वही यहाँ पर लिया गया, ओके। याद रखना हर एक 15 डिग्री कितना, हर एक 15 डिग्री 1 घंटा में बनता है, और हर एक 4 मिनट में 1 डिग्री बनता है। अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, तो 15 डिग्री अगर ईस्टवर्ड जाता है तो लोकल टाइम एडवांस बाई 1 आवर, यही बता रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको बना लूँ तो इस तरह करके बेसिकली रहता है। अरे यार थोड़ा, चलो इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह करके जाता है एक्चुअली, ठीक है। ये है मेरा 0 डिग्री। मान लेता हूँ कि ये है 15 डिग्री, ये इसको मान लेता हूँ 30 डिग्री, छोड़ो, इसको मान लेता हूँ 15 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि अर्थ का हम इस रीजन पे भी खड़ा है, ये वाला रीजन पे खड़ा है, ठीक है। अगर हम ये वाला लॉन्गिट्यूडनल लाइन से इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे आएंगे तो कितना डिग्री कवर किया, 15 डिग्री। 15 डिग्री कवर किया तो कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा। तो हम क्या मिल रहा है कि ये जो मेरा ग्रीनविच लाइन है, जो प्राइमेरिडियन लाइन है, उसका अगर हम 15 डिग्री मूव करते हैं ईस्टवर्ड में तो 1 घंटा टाइम गेन करते हैं, या फिर हम 1 घंटा अगर मूव करते हैं ईस्टवर्ड तो हम लोग कितना 15 डिग्री ईस्टवर्ड मूव करते हैं। ये सब मैं क्यों समझा रहा, क्योंकि हम लोग आइडियल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर मदद करेगा। फिर
अगर मैं क्या करता हूँ, प्राइम मेरिडियन 0 से अगर मैं 30 डिग्री पे आता हूँ तो कितना घंटा का गेन पाया, ईस्टवर्ड आ रहा हूँ मैं तो कितना घंटा का गेन होगा, तो 2 घंटा का। ठीक है, 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा। अगर मैं ईस्टवर्ड प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड आता हूँ 60 डिग्री पे तो कितना घंटा का गेन होगा, कितना घंटा का गेन होगा, तो कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60 तो 4। ठीक है, तो 4 घंटा गेन हुआ। वही अगर हम प्राइम मेरिडियन का वेस्टवर्ड जाते हैं, इस रीजन में आते हैं इधर, तो हम लोगों का 1 घंटा का लॉस होगा, क्योंकि जो हम लोग का टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो है, ग्रीनविच टाइम या ग्लोबल टाइम है, वो डिसाइड होता है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लंदन में, अभी मैंने देखा ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी करके नाम था, वहीं पे है, तो वहाँ से डिसाइड होता है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इक्वेटर से वेस्टवर्ड जाता हूँ 15 डिग्री, ठीक है, कितना घंटा का लॉस होगा, लॉस होगा। इधर मूव करेंगे तो गेन होगा, क्या गेन होगा, तो आवर गेन होगा, घंटा हम लोग को क्या होगा कि 1 घंटा से इंक्रीज करेंगे हर एक 15 डिग्री में। ठीक है, इधर जाएंगे तो हम लोगों का टाइम डिक्रीज करते जाएगा 1 घंटा। अगर 15 डिग्री हम वेस्टवर्ड मूव किए तो 15 डिग्री में हम लोग कितना लॉस करेंगे, इधर हम ईस्टवर्ड आने पे कितना गेन कर रहे थे, 1 घंटा, इधर जाने पे उतना ही घंटा हम लोग डिक्रीज कर जाएंगे, तो 1 आवर हम लोग डिक्रीज कर देंगे। मान लो कि अभी यहाँ पे बज रहा है 12, ये है लंदन में 12 बज रहा है। ठीक है, और 12 बज रहा है लंदन में, और अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, ये 0 डिग्री है, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, वही समय में 12 बजे ही एग्जैक्ट समय में हम लोग 30 डिग्री ईस्टवर्ड मूव कर जाते हैं। तो 30 डिग्री ईस्टवर्ड मूव कर जाएगा तो कितना बजेगा, 2 घंटा गेन, तो 12 1 2, तो 2 बजेगा। मतलब कि अगर 12 बज रहा है लंदन में, तो लंदन के ईस्ट में 2 बज रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल डिफरेंस है। वही अगर बात करते हैं कि अभी लंदन में 12 बज रहा है और इधर हम लोग मूव करते हैं कितना, यहाँ भी 30 डिग्री मूव करते हैं, तो क्या होगा, टाइम घट जाएगा, टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो कितना से डिक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 10। तो मतलब कि जिस टाइम पे 12 बज रहा है यहाँ पे क्या, हाँ, लंदन में, तो वही समय में वेस्टवर्ड में 30 डिग्री पे कितना समय बज रहा है, 10 बज रहा है। क्यों, क्योंकि एंगल डिफरेंस 30 डिग्री है। ये कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही हम लोग क्या करेंगे कि आइडियल वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। अभी मैं यही समझाऊंगा टाइम जोन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और सो एवरी 15 डिग्री वी गोट ईस्टवर्ड, लोकल टाइम इज एडवांस बाई 1 आवर। वही एक लोकल टाइम 1 घंटे से इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाएगा। वेस्टवर्ड जाएंगे तो रिटार्डेड हो जाएगा 1 आवर से। तो वी मैं दस कंक्लूड कि ग्रीनविच सी द सन अर्लियर्स और गेन्स टाइम, वेयर इज द प्लेस ऑफ द वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच, सन क्या करता है, लेटर जाता है। मतलब कि ईस्टवर्ड अगर हम जाएंगे ग्रीनविच का तो 1 घंटा, या फिर हम लोग सन बहुत जल्दी देखते हैं, इसी कारण से ऐसा होता है। और जो वेस्टवर्ड होता है वहाँ पे सन बेसिकली लेट से पहुँचता है, सनलाइट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन जो है वो ईस्टवर्ड ही, हम लोग जानते हैं सन सूर्य के इधर उगता है तो पूरब में उगता है, और ये जापान वाला रीजन में बेसिकली उगता है सूरज। समझ में आ गया। इफ़ वी नो GMT लोकल टाइम क्लियरली अबव द सब्सट्रैक्ट डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो वही यहाँ पे दिया गया है यार, दिस इज एक्चुअली ग्रीनविच टाइमलाइन। ये है लंदन, ये है बेसिकली ब्रिटेन। देखो यहाँ पे है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ईस्टवर्ड जा रहे हैं, ये मेरा अर्थ। अब देखो हम लोग कितना डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे इंडिया है, इंडिया 90 डिग्री पे है। मान लो कि यहाँ भी 12 बजा है, ओके, 12 PM हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया में अभी कितना समय हो रहा होगा, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है और इंडिया 90 डिग्री पे, तो कितना समय हो रहा होगा, तो हम लोग चलो कैलकुलेट करते हैं। तो कितना डिग्री पे है इंडिया, 90 डिग्री पे है। मान लेता हूँ कि यहाँ से क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये वाला। एक्चुअली में इंडिया को देखा जाए तो यहाँ से जाएगा तो हो जाता है 82.5 डिग्री पे जाता है। बेसिकली हम लोग का टाइम जोन है, एक ही टाइम जोन है। बेसिकली डिमांड हो रहा है कि और ज़्यादा टाइम जोन को, 2 टाइम जोन को बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं। तो 90 डिग्री पे है, तो इसको क्या करते हैं, 90 को 15 से डिवाइड, कितना जाएगा,
6, तो कितना बजेगा, 6 बजेगा। अगर लंदन में 12 बज रहा है तो इंडिया में उसमें 6 बज रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस बेसिस पे, तो इस बेसिस पे देखें तो 5.5 घंटा हो रहा है, कैलकुलेट करने से इतना ही आएगा। तो अगर लंदन में 12 बज रहा है तो इंडिया में उसमें 5.5 बज रहा होगा। समझ में आ गया? इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना। देखो, इफ़ ईच टाउन्स वर केप्ट इन द टाइम डिफरेंट लोकल टाइम्स वन। अब ये तो समझ में आ गया। एक ये वाला याद रखना है कि इन द लार्जर कंट्री कनाडा, यूएस, चाइना में यहाँ पे क्या है कि है सिंगल टाइम जोन रहने से इनकन्वीनियंस हो सकता है। इसी कारण से कनाडा, यूएस, चाइना, यूएसएसआर में बहुत मल्टीपल टाइम जोन्स हैं। जैसे कैनेडियन यूएस में 5 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। रसिया के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स है, वो है 11। इंडिया में टाइम जोन था कितना था, इंडिया में पहले एक चाय बागान टाइम जोन करके था। ये जो मैंने अभी बताया आप लोग को टाइम जोन, ये बोला असम से जो जा रहा है इसको बोला जाता है चाय बागान, चाय बागान टाइम जोन। अभी डिमांड क्या हो रहा है कि इंडिया का ये वाला पोर्शन में एक नया टाइम जोन बनाया जाए और एक ये वाला पोर्शन में एक नया टाइम जोन बनाया जाए। और अभी फिलहाल में हम लोग के पास कौन सा टाइम जोन है, इंडियन टाइम जोन। यहाँ से जाता है मिर्ज़ापुर से, यूपी के मिर्ज़ापुर से, इसको बोला जाता है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, जो कि एक है इंडिया में, ठीक है। जो बेसिक पढ़ा होगा उसको तो पता चल ही गया होगा यार ना। अब बात करते हैं आईडीएल का कॉन्सेप्ट ना। अब हम लोग को देखना है आईडीएल, इंटरनेशनल डेडलाइन। अब सबसे पहले आईडीएल समझने से पहले एक बार हम लोग फिर से लॉन्गिट्यूडनल वाला जो देखे अभी उसको एक बार रिमाइंड करते हैं। ये मेरा अर्थ है, ओके। बीच से जाता है प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन ये 0 डिग्री है। हम लोग को पता है कि प्राइम मेरिडियन लाइन के ईस्टर्न राइट साइड में क्या है, ईस्ट डायरेक्शन, इसी बोला जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और लेफ्ट साइड में है क्या, वेस्ट डायरेक्शन, इसको बोला जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये गया 0 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में जाएगा इस तरह करके, डिग्री इंक्रीज करते जा रहा है, ओके। ये भी जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में, डिग्री इंक्रीज करते जा रहा है। मान लेता हूँ कि ये 10 डिग्री में इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री इस डायरेक्शन, 20 डिग्री इस डायरेक्शन, 30 डिग्री इस डायरेक्शन। इसी तरह इधर रहेगा 10 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन, 20 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन, इसी तरह 40 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन। ये तो समझ में आ गया ना। ये जो 0 डिग्री लाइन है, ये हम लोग ये पहले देखते हैं कि ये जो रीजन दिख रहा है ये फ्रंट साइज है, फ्रंट वाला हम लोग को देखने को मिल रहा है, फ्रंट साइड वाला है, ठीक है। चूँकि ये 2D फिगर है तो इसका अपोजिट साइड में भी रहेगा लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो ये जिस तरह 0 डिग्री है तो इधर से हम जाते जा रहे हैं तो डिग्री इंक्रीज कर रहा है, इधर से मूव करते जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन का डिग्री इंक्रीज करते जा रहा है। तो इसका पीछे साइड में जैसे पहुंचेंगे और इस लाइन के एग्जैक्ट अपोजिट में जाएंगे तो कितना डिग्री का देखने को मिलेगा, तो 180 डिग्री का लाइन देखने को मिलेगा। तो उसका फिगर हम लोग बनाते हैं, ओके। उसका डायग्राम देख लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा। अब हम लोग अपोजिट साइड में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड में जो 180 डिग्री गया है वो इस तरह सीधा नहीं गया है, वो एक्चुअली में कैसा गया है, तो समथिंग लाइक दिस, जिगजैग मोशन में, जिगजैग टाइप का गया है। और इसी को बोला गया है इंटरनेशनल डेडलाइन आईडीएल। ये 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे है। अब हो क्या जा रहा है यहाँ पे, अभी हम लोग ने क्या देखा कि ये तो मेरा क्या है, राइट डायरेक्शन है और ये था लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। और ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन था, ये मेरा वेस्ट डायरेक्शन है। लेकिन जैसे हम लोग पीछे पहुँचते तो जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर था वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्योंकि ये वाला जो है इसको हम लोग उठा के इस तरह इधर ने कर दिए और ये वाला उठा के इधर आ गया। क्योंकि जैसे हम लोग इसको पीछे साइड में गए ना, पीछे अगर हम जाकर देखेंगे तो कैसा देखने मिलेगा, ये तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा और ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो ये ईस्टर्न डायरेक्शन में आ जाएगा। समझ में आ गया ना। मतलब क्या है कि ये वाला हम लोग देखें नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है।
अभी हम लोग देख लीजिए 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग 0 डिग्री के अपोजिट में जाते हैं तो ये जो हेमिस्फीयर है वो भी तो अपोजिट हो जाएगा। तो 180 डिग्री में हम लोग आए, तो जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर देखने को मिल रहा था वो इधर देखने को मिल जाएगा, और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर था वो घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं पे सारा फंडा है, ये तो समझ में आ गया, इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, समझ में आ गया। अब इस पर तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये वेस्टर्न डायरेक्शन है, ये ईस्टर्न डायरेक्शन है। अब आइडियल में क्या होता है कि अगर हम वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो एक दिन का हम लोगों को गेन देखने को मिलता है, और अगर हम ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं तो एक दिन का हम लोगों को लॉस देखने को मिलता है। इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब क्या है कि एक दिन से डेट इंक्रीज कर जाता है जब हम वेस्टर्न डायरेक्शन से ईस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं, और एक दिन का डेट डिक्रीज कर जाता है जब हम ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं। ये तो हम लोग देख लिए डायरेक्शन वाइज पूछेगा, डायरेक्शन वाइज अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग सिंपल बोलेंगे क्या कि वेस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं ईस्टर्न डायरेक्शन में तो एक दिन का गेन देखने को मिलता है, या एक दिन का टाइम इंक्रीज कर जाता है। वही वेट थोड़ा सा यार, हाँ, और वही अगर हम ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं तो एक दिन का हम लोगों का डेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये देख लिया डायरेक्शन वाइज। लेकिन अगर हम हेमिस्फीयर वाइज देखें तो हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर से जाए वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, तो एक दिन का हम लोगों का डे क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। और वही वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाए तो एक दिन का डेट जो है वो हम लोगों का क्या कर जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है, समझ में गया। तो यही है पूरा फंडा इंटरनेशनल डेट लाइन। अब एक्चुअली मतलब समझो क्या है कि अगर मान लो कि अभी यहाँ पे क्या है 1 दिसंबर चल रहा है, तो और से एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये है वेस्ट डायरेक्शन, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे हम लोग इधर से इधर गए तो डे 1 का गेन हुआ, और जैसे ही वेस्ट टू ईस्ट आए तो एक दिन का लॉस देखने को मिल रहा है, समझे ना। अब ये देखो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, देखो ये है पूरी तरह से जिगजैग में गया है जिगजैग में। क्यों गया है, क्योंकि बीच में बहुत सारे आइलैंड है, और बहुत सारे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है एल्यूशियन आइलैंड वगैरह देखने को मिलता है। ये है तुम्हारा अलास्का वाला रीजन है यूएस का, ये है रसिया का, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, यहाँ से क्रॉस किया है। अब अगर इसको लैंड से ले जाएंगे तो एक लैंड में क्या हो जाएगा, 2 टाइम जोन बन जाएगा। टाइम जोन कितना बन जाएगा, 2 टाइम जोन बन जाएगा। दैट्स वाई नो, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन का कैसे यूज होगा, मान लेता हूँ कि यहाँ पे भी क्या है 1 दिसंबर है, तो अगर हम 1 दिसंबर है तो अगर हम ये है वेस्ट डायरेक्शन है और ये है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो 1 दिसंबर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन के इस साइड में आ जाए, ठीक है, मतलब कि ईस्टर्न डायरेक्शन में, तो हम लोग को एक दिन का गेन देखने मिलेगा। एक दिन का गेन कैसे देखने मिलेगा, तो यहाँ पे एक दिन पीछे चल जाएगा, यानी 30 नवंबर हो जाएगा। मतलब कि हम लोग अभी 1 दिसंबर में जी रहे हैं, मतलब कि 30 नवंबर ये जी लिया होगा। लेकिन अच्छा ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं डेट चेंज कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है 5 दिसंबर है, 5 दिसंबर है। तो अगर हम क्या करते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होगा कि एक दिन का हम लोग को गेन होगा। तो एक दिन का गेन ये होगा, इसका मतलब क्या है कि एक दिन हम लोग को एक्स्ट्रा जीने को मिलेगा। मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा जीने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पे 4 दिसंबर ही है, यहाँ पे 4 दिसंबर ही है। 1 दिसंबर इसको क्या है पॉकेट में रखा हुआ है, एक दिन इसका एक्स्ट्रा बचा हुआ है। मतलब कि ये पूरा दिन घूमेगा 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 और उसके बाद आएगा तब इसका होगा 5 दिसंबर। समझ में क्या। वही अगर यहाँ पे अगर 4 दिसंबर हो रहा है और यहाँ पे अगर ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ पे कितना दिन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 5 दिसंबर चल रहा होगा, क्योंकि एक दिन का ये यहाँ पे लॉस देखने को मिला है। यही है पूरा फंडा दोस्त इंटरनेशनल डेट लाइन का। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, नहीं समझ में आ गया होगा तो फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, किसको समझाऊँगा। एक्चुअली में ये टिपिकल कॉन्सेप्ट है और इस पे क्वेश्चन पूछता भी है, दैट्स वाई। ठीक है।
देख लेता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। यही पे लिखा है कि ट्रैवलर अगर जाता है ईस्टवर्ड गया, अभी मैंने लिखा ईस्टर्न डायरेक्शन में, तो क्या देखने मिल गया ईस्टवर्ड, तो गेन टाइम फ्रॉम ग्रीनविच लाइन से। अच्छा, ये नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिला था ये वाला, कि ये मेरा क्या है GMT 0 डिग्री, तो अगर हम इधर जाते हैं तो टाइम क्या करता है, गेन डिक्रीज करता है ना, और वेस्टवर्ड जाता है तो क्या होता है, डिक्रीज करता है डे। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वही सिमिलरली वेस्टवर्ड जाता है तो लूज करता है 12 घंटे विंड, वही लिखा गया। तो इंटरनेशनल डेटलाइन में क्या देखने को मिलता है, इंटरनेशनल डेटलाइन में क्या देखने को मिलता है, इंटरनेशनल डेटलाइन में चेंजेस एग्जैक्टली, देखो वही चीज़ यहाँ पे एग्जैक्टली चेंज हो जा रहा है। वन डे व्हेन इट क्रॉस ट्रैवलर गोइंग टू डेटलाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। अभी मैंने वही देखा कि ईस्ट हेमिस्फीयर से वेस्ट हेमिस्फीयर में जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो तो घुमा दिए थे हम लोग ने। तो एक दिन का क्या लॉस देखने मिल रहा है, बिकॉज लॉस इन द टाइम। और वही अगर क्रॉस करते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो एक दिन वेस्ट टू ईस्ट, तो एक दिन का गेन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये कर्व क्यों है, फ्रॉम 180 डिग्री मेरिडियन से यहाँ से क्रॉस कर रहा है, बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा वाला रीजन से क्रॉस कर रहा है, समझ में गया। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल डेट लाइन्स डाउन इन जिगजैग मैनर क्यों है, तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, वही है सब। तो जिगजैग लाइन ये है, पढ़ लीजिएगा, वैसा कुछ खास नहीं मैंने बताया, वही चीज़ है कि यहाँ पे पास थ्रू दिस मेरिडियन लाइन दिस एंड टाइम डिफरेंस दिस एंड डाउन एंड चेंजेस व्हेन इट क्रॉस, ठीक है। देखो, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन ऑफ द डेट एंड दिस लाइन line is drawn through where the sea lies करता है, वहीं पे ड्रॉ किया गया, नोट लैंड, बस समझ में गया जी जी मोशन किया गया ना। अब देखते हैं हम लोग एक नई कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक रिवर्सल। ये थोड़ा सा है अर्थ मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर से है। मैग्नेटिक रिवर्सल क्या है, अब थोड़ा सा ये स्प्रेडिंग थ्योरी अब हम लोग आगे जाके पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊँगा एक्चुअली स्प्रेडिंग थ्योरी। थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। छोड़िए सा डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम समथिंग लाइक दिस। अब ये मान लेता हूँ कि मेरा अर्थ क्रस्ट है, ये मान लेता हूँ अर्थ क्रस्ट है। अब अर्थ के नीचे क्या है, बहुत सारे मोल्टन मैग्मा है, तो ये है मोल्टन मैग्मा, ये है मोल्टन मैग्मा, ठीक है, ये मोल्टन मैग्मा है। तो मोल्टन मैग्मा क्या करता है कि ये कन्वेक्शन करंट के रूप में फ्लो करते रहता है, नीचे से मोल्टन मैग्मा को इस तरह करके मिलते रहता है, और ये क्या कर रहा है कि करंट के फॉर्म में ऊपर ये आ रहा है और क्रस्ट पे आकर धक्का मारता है, यहाँ पे धक्का मारता है। आप बोलिएगा कि भैया कि ये जो मोल्टन मैग्मा है ये ऊपर की ओर क्यों जा रहा है, क्योंकि नीचे से इसको एनर्जी मिल रहा है। अब एनर्जी इधर लो एनर्जी है, आगे मैं पढ़ाऊँगा ये सारा जो डिटेल में, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे लो एनर्जी देख, यहाँ पे हाई एनर्जी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे लो एनर्जी देखने को मिल रहा है। एंड एज पर द थर्मोडायनेमिक्स लो एनर्जी फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो यहाँ से क्या करेगा, लोअर लेवल की ओर मूव करेगा। तो इस तरह करके गया, एनर्जी ऊपर उठा और ये जो लैंड क्रस्ट है इसको आकर धक्का मारा, फिर इस तरह करके धक्का मारेगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, नहीं हुआ, डाइवर्जेंस हो जाएगा, और फिर जाके ये वापस इधर गिर जाएगा, फिर वापस जाके इधर गिर जाएगा, फिर ये फ्लो जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा, फिर जाएगा ये फ्लो, ये फिर वापस आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लैंड क्रस्ट में यहाँ पे धक्का मार रहा है, तो क्या होगा, क्योंकि मोल्टन मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है वोल्केनो फॉर्म में या फिर किसी फॉर्म में, तो जैसे निकलेगा तो यहाँ पे लैंड क्रस्ट बनाते जाएगा, नहीं जाएगा, बनाते जाएगा। अब मान लेता हूँ कि जब पहला बार ये आया कन्वेक्शन करंट, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको वीक किया, दूसरा टाइम आया तो इसको थोड़ा सा फिर वीक किया, तीसरा टाइम ये आया मोल्टन करेंट वाला मैग्मा, कन्वेक्शन करंट वाला मैग्मा, तो लैंड क्रस्ट बनाया, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक कर दिया और थोड़ा, और यहाँ पे मोल्टन मैग्मा यहाँ पे छोड़ दिया, तो लैंड क्रस्ट बना। फिर आया, अब मोल्टन मैग्मा यहाँ पे छोड़ दिया था, तो इसको इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि फिर से यहाँ पे अपना मटेरियल को फिर से पावरिंग करेगा, तो पहले इतना था, फिर क्या करेगा, फिर ये अपना मोल्टन मैग्मा को बाहर निकालेगा, तो फिर इधर ये वाला जो मटेरियल था वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, फिर डिस्प्लेस कर जाएगा ना, फिर इस तरह करके जमा होते जाएगा, और एक समय के बाद इस तरह करके जमा होते जाएगा इस तरह करके, और नया लैंड फॉर्म बनेगा ना। अब ये आप लोग बताइए कि ये वाला जो मटेरियल होगा ये पुराना होगा कि नया होगा, ये पुराना होगा सर, ये पुराना होगा,
ये वाला भी पुराना होगा, और यहाँ पे मून के पास जो है, वेंट के पास जो है वो न्यू रहेगा, ठीक है, न्यू रहेगा। अब देखो, अब यहाँ समझ में आएगा कि मैग्नेटिक रिवर्सल क्या होता है। तो ये जो शुरू में निकला होगा मटेरियल, उसका मैग्नेटिक डायरेक्शन कुछ और होगा, पुराना हो गया। अब यहाँ पे जो मटेरियल निकल रहा है वो नया है, इसका मैग्नेटिक डायरेक्शन कुछ और होगा, मैग्नेटिक डायरेक्शन कुछ और होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो मटेरियल है इसका मैग्नेटिक डायरेक्शन कुछ और होगा, या तो नॉर्थ अलाइन होगा या तो साउथ अलाइन होगा। यहाँ पे जो मटेरियल है इसका मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होगा, ये इसका भी कुछ और होगा, ये भी नॉर्थ अलाइन होगा या साउथ अलाइन होगा। उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक रिवर्सल, समझ में आ गया, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक रिवर्सल। यहाँ पे क्या है कि एक बार चेंज इन द प्लैनेट मैग्नेटिक फील्ड, जो द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ आर इंटरचेंज होता है। ये होता है फ्यू हंड्रेड थाउजेंड्स ईयर्स में। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये मैग्मा है, ये लिथोस्फीयर है, यहाँ से मैग्मा निकला और ये लैंड पे जाके इस तरह के फैल गया। फिर क्या हुआ कि निकलते जा रहा है, ये डिस्प्लेस करते जा रहा है, मटेरियल डिस्प्लेस करते जा रहा है, डिस्प्लेस करते जा रहा है ना। अब मान लेता हूँ कि यहाँ वाला जो मटेरियल है ये नॉर्थ अलाइन है, तो इसका अपोजिट में ये साउथ अलाइन होगा। अगर ये नॉर्थ अलाइन है फिर आगे वाला साउथ अलाइन होगा। सिमिलरली अगर इधर रीजन में मेरा साउथ अलाइन है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। अगर ये साउथ डायरेक्शन में है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन होगा। यही चीज़ देखने को मिल रहा है, इसी को बोला जाता है मिड ओशनिक रीजन। ये क्या है सब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यही मटेरियल को बोला जाता है मैग्नेटिक रिवर्सल। जो मटेरियल जो निकलता है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, और ये जो अर्थ का जो क्या बोलते हैं पोल है उसके अकॉर्डिंग इन लोग अलाइन हो जाता है, समझ में आ गया। रिकॉर्डेड एलोंग द मिड ओशनिक रीजेस। एक होता है मैग्नेटिक पोल, ये बेसिकली अर्थ का सरफेस जो एक्सिस, ये मैग्नेटिक पोल क्या है, तो मैग्नेटिक पोल सिंपल ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल को बोला जाएगा मैग्नेटिक पोल बोला जाएगा, ठीक है। ये जो अर्थ के अंदर में जो मोल्टेन मैग्मा रहता है, फिर कोर वगैरह रहता है, इन लोग के कारण से क्या होता है कि एक डायनामो इफेक्ट बनता है। डायनामो इफेक्ट बनने के कारण से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होता है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होने के कारण से क्या होता है कि दो पोल जनरेट हो जाता है। एक्चुअली हम लोग मैग्नेटिक में पढ़े होंगे, पहले क्या है मोल्टेन मैग्मा है प्लस कोर है, इस सब क्या करता है डायनामो इफेक्ट लाएगा। डायनामो इफेक्ट लाने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट होगा। क्योंकि भैया सब ये क्या है फेरस, आयरन, ये सब का निकल, इन सभी का बना हुआ मोल्टेन मैग्मा है, कोर है। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो मेटल है, ये ऑलरेडी मैग्नेटिक मैटर है ना, मैग्नेटिक क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मेटल है। तो अगर आप लोग इसको स्पीडली घुमाइएगा, डायनामो इफेक्ट दीजिएगा, तो मैग्नेटिज्म में क्या पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करता है जिसके कारण से क्या होता है कि मैग्नेट में दो पोल जनरेट हो जाएगा, फिर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और वही नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमारे अर्थ में देखने को मिलता है, ठीक है। और कैसे देखने मिलेगा, ये मिलेगा नॉर्थ पोल और ये मिलेगा साउथ पोल। वही यहाँ पे बोल रहा है मैग्नेटिक जियो मैग्नेटिक। अब ये अर्थ पे अप्लाई करेंगे, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ। तो ये जो हम लोग एक्टिविटी दिखाए, ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी अगर हम लोग अर्थ पे अप्लाई करेंगे तो उसी को बोल देगा क्या, उसी को बोला जाएगा जियो मैग्नेटिक पोल। समझ में आ गया ना। ज्योग्राफी में थोड़ा सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में तो थोड़ा सा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड होगा उन लोग को दिक्कत हो सकता है मे बी, बट आप लोग रहिए कंटिन्यूअस, समझ में आ जाएगा आप लोग को भी। तो जियो मैग्नेटिक पोल इंटरसेक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस में एक्सिस बार, ठीक है। ये प्रकार बार मैग्नेट हाइपोथेटिकली प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। बोला जाता है कि बार मैग्नेट है और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये हाइपोथेटिकल है, परफेक्ट डायपोल्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस वुड बी द वर्टिकल टू द सरफेस जियो मैग्नेटिक पोल एंड वुड बी कोइंसाइड नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल। समझ में आ गया। एक होता है सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जिसका क्या है शील्ड के रूप में काम करेगा। ये सोलर विंड को ब्लॉक करेगा, जो हम लोग ने देखा था ऑरोरा वगैरह फॉर्मेशन में। ठीक है, और आगे जाकर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस बनाता है। फिर नेविगेशन में मदद करता है, जैसे कंपास वगैरह, शिप वगैरह जब जाता है, या फिर बहुत सारा हम लोग टूर वगैरह करते हैं तो उसमें कंपास लेके देखते हैं, बोलते हैं कि अच्छा इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ मदद करता है। मैग्नेटो परसेप्शन मदद करता है, कुछ एनिमल यूज करता है ये मैग्नेटिक फील्ड को टू नेविगेट। जैसे कि हम लोग देखेंगे ईवीएस में कि बहुत सारे साइबेरियन क्रेन जो है, साइबेरियन क्रेन का मतलब क्या है कि साइबेरियन बर्ड्स है, समझ में आ गया ना। साइबेरियन बर्ड्स, साइबेरिया मतलब कि कहाँ पे है, तो रसिया का ईस्टर्न रीजन में है, तो वहाँ से उन लोग फ्लो करता है, वहाँ से उड़ान भरता है और उन लोग आता है मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो करते हुए इंडिया के गुजरात वाला रीजन में। फिर वहाँ से उन लोग जाता है अफ्रीका वाला रीजन में। तो ये कैसे जाता है कि मैग्नेटो परसेप्शन को फॉलो करता है, वहाँ पे एक हेल्प करता है। शिफ्ट और स्प्रेडिंग में मदद करता है, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा है कि ये जो मोल्टन मटेरियल निकला मैग्मा, और ये क्या हुआ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में ये अलाइन हो गया। क्यों बिकॉज ऑफ दिस जियो मैग्नेटिक पोल के कारण से हुआ। समझ में आ गया ना इसका यूजेस। अब वही मैग्नेटोस्फीयर क्या है, द स्पेस ऑफ सराउंडिंग द अर्थ, यही है मैग्नेटोस्फीयर जो हम लोगों को बताया था कि ये मेरा क्या है, तो ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ है और जीवट शेप में है, तो ये इसका पोल हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। और इससे क्या होगा, जब मैग्नेट में दो पोल होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, ड्यू टू मोशन। तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है अर्थ के चारों तरफ, उसी को बोला जाएगा मैग्नेटोस्फीयर। फिर सोलर विंड आ रहा है, इसके साथ इंटरेक्शन करेगा यहाँ पे, और इंटरेक्शन करने के बाद क्या करेगा, ऑरोरा जो वगैरह बनाएगा। वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि स्पेस सराउंडिंग द अर्थ अफेक्टेड द जियोमैग्नेटिक फील्ड के कारण से होता है। ट्रैप द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम सोलर विंड से और फनल देम इनटू द प्लाज्मा में। ये चीज़ हम लोग देख लिए। मैग्नेटो टेल क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो रीजन है, ये देखो ये बोला मैग्नेटिक फील्ड का कुछ लाइन क्या था कि 60 किलोमीटर के आसपास क्या देखने मिलता है, फैला रहता है, एक्सटेंड टू up to 60,000 किलोमीटर on side of facing the sun and greater extent on the opposite side which is called मैग्नेटोटेल। ठीक है, और ये जो बाउंड्री जो देखने मिलता है उसको उसी को बोला जाता है मैग्नेटोपाउज बोला जाएगा। ये जो बाउंड्री देखने मिलेगा मैग्नेटोपाउज बोला जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रॉम क्या है, तो स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ सोलर विंड कोलाइड विद द मैग्नेटोस्फीयर ऑफ द अर्थ। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, मैग्नेटिक स्फीयर का जो नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा ये रिंग करंट वगैरह, और ये हमारे आर्टिफिशियल जो जीपीएस सिस्टम या सैटेलाइट है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं कि हीट जोन ऑन अर्थ। अब एक बार मैं फिर से बना के दिखाता हूँ ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री में भी ये टिल्टेड है। यहाँ पे आई थिंक हाँ 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब एक्चुअली में हम लोग का अर्थ इस तरह करके स्पेस में नहीं देखने को मिलता है, इस तरह नहीं देखने को मिलता है। हमारा अर्थ स्पेस में समथिंग लाइक दिस, इस तरह करके देखने को मिलता है। ये है नॉर्थ पोल, ये देखने को मिलता है साउथ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ पे है, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ये है मैग्नेटिक साउथ पोल। एक्चुअली में मेरा मतलब कि हम लोग का अर्थ जो है वो यूनिवर्स में इस तरह करके थोड़ा सा झुका हुआ है, जबकि नॉर्मल में हम लोग का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह करके है। ठीक है, कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। ठीक है, अगर हम 3D फिगर में देखें तो यहाँ तक समझ में आ गया सर। ओके, अब क्या है, यहाँ पे कहीं मेरा सन है, मान लेता हूँ ये मेरा सन है। अब सन से क्या होगा कि लाइट पड़ेगा अर्थ पे, लाइट पड़ रहा है अर्थ पे, लाइट पड़ेगा तो क्या करेगा, ये वाला रीजन को लाइट देगा, और फिलहाल ये वाला रीजन जो है वो डार्क फेज में है। ठीक है, तो जब लाइट इस रीजन में है, मान लेता हूँ कि ये मेरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है,
और ये मेरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, पता है ना कि ये मेरा पोलर लाइन गया है बीच से, और वही मेरा क्या है GMT है, तो इसका इस डायरेक्शन में ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस डायरेक्शन में वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये तो पता है, अभी मैंने देखा। ठीक है, तो इस रीजन में लाइट मिल रहा है तो इसको बोला जाएगा डे, अभी डे है। इस रीजन में क्या है, अब इस डायरेक्शन में लाइट नहीं तो अभी डार्क है, मतलब कि नाइट है। दिन और रात कैसे होता पता चल गया। अब क्या कर रहा है कि ये जो मेरा अर्थ है ये क्या कर रहा है कि रोटेट कर रहा है, ये है अर्थ का एक्सिस, इसी पे घूर्णन कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ कि 24 घंटा के बाद ये वाला जो रीजन है वो इधर चला जाएगा, और ये वाला रीजन है 24 घंटा के बाद इधर आ जाएगा। समझ में गया। तो अभी यहाँ पे लाइट था, अभी यहाँ पे दिन है, तो फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा घूम के, तो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, मतलब नाइट हो जाएगा। और ये वाला रीजन जो है वो किधर गया है, इधर आ जाएगा, तो फिर क्या हुआ कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डे हो जाएगा, क्योंकि लाइट पड़ेगा। और सन मेरा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही पड़ेगा। एक्चुअली में हम लोग बोलते कि नहीं, सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, एक्चुअली में अर्थ कर रहा है अपने जगह पे। अर्थ क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, समझ में आ गया। और सन का लाइट स्टैटिस्टिकली एक ही जगह पे पड़ रहा है, समझ में गया। और बस ये जो अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ के रोटेशन के कारण से दिन और रात बनता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से बनाते हैं। ये मेरा अर्थ और इस तरह का टिल्टेड था, मैंने देखा ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अब फिर अभी हम लोग ने देखा एक कुछ लाइन देखा था कि इसका सेंटर से जाता है कौन सा, इक्वेटर लाइन। फिर हम लोगों ने बताया था कि 23.5 डिग्री पे जाता है कौन सा, 23.5 डिग्री पे जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर आर्कटिक सर्कल जाता है 66.5 डिग्री पे जाता है, वो क्या जाता है आर्कटिक सर्कल। और ये मेरा जगह पोलर रीजन, इधर भी सेम देखने मिलेगा, 23.5 डिग्री पे देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर यहाँ पे देखने मिलेगा यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पे। और वही अगर हम यहाँ पे देखें भैया सब, सन अपनी जगह पे होगा। अब सन का लाइट क्या होगा कि अर्थ पे इस तरह पे पड़ रहा है, अर्थ पे पड़ रहा है। और ये रीजन क्या हो रहा है, ये इस रीजन पे क्या है कि डे टाइम है, डे टाइम है। इस रीजन पे क्या है, अभी डे टाइम है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि जो सनलाइट है इस रीजन में क्या इवेनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, नो, इक्वली नहीं है। ये जो रीजन है इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट देखने को मिलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मैक्सिमम सनलाइट देखने को मिलता है, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में थोड़ा सा कम सनलाइट देखने को मिलता है। और ये पोलर रीजन है, यहाँ पे और ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा सनलाइट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या चीज़, यहाँ पे और डिक्रीज करेगा, यहाँ पे आएगा और डिक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पे फिर मिनिमम देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अभी रफ सिर्फ समझ लीजिए, अभी मैं अच्छा बताऊँगा, ठीक है। अभी और अच्छा मैं बताऊँगा। तो ये जो रीजन है जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट देखने को मिला, इसी को बोला जाता है टोरिड जोन। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सनलाइट देखने को मिलता है। उसके बाद कहाँ पे टोरिड जोन है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। फिर थोड़ा सा मिनिमम सनलाइट देखने को मिला कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा लेस हीट, थोड़ा सा कम गर्म। सेम टेम्परेट जोन कहाँ मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। फिर थोड़ा सा मिलेगा फ्रीज्ड जोन, यहाँ पे पोलर रीजन में, क्योंकि सनलाइट थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया, ठीक है सर, समझ में यहाँ तक आई थिंक आ गया होगा। अब अगर अच्छा से नहीं समझ में आ गया तो अब मैं इसके लिए डायग्राम शो करता हूँ आप लोग के लिए ना। दिस इज आवर अर्थ, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरा सन है, दिस इज इक्वेटर लाइन गया है, दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे सन से क्या जा रहा है, इस तरह से हीट जा रहा है, लाइट जा रहा है एक्चुअली, ठीक है, सनलाइट जा रहा है। मैक्सिमम सनलाइट कहाँ पड़ रहा है, तो मैक्सिमम सनलाइट यहाँ पड़ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली गिर रहा है।
फिर क्या हो रहा है कि सनलाइट को इधर जाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। तो सनलाइट उतना ज़्यादा इंटेंस रहेगा कि वीक इंटेंस रहेगा, तो थोड़ा सा वीक इंटेंस से जाएगा सनलाइट। तो यहाँ पे सनलाइट जितना स्कॉर्चिंग यहाँ पड़ेगा उतना स्कॉर्चिंग यहाँ पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे कम स्कॉर्चिंग सनलाइट है, यहाँ पे ज़्यादा स्कॉर्चिंग सनलाइट है। और ये वाला जो रीजन है पोलर रीजन में, यहाँ पे सनलाइट जा रहा है नहीं जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जा रहा होगा, बहुत ही कम सनलाइट जा रहा होगा यहाँ पे, समझ में, यहाँ पे बहुत कम सनलाइट जा रहा होगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत कम सनलाइट जा रहा है, बहुत ही कम मिनिमम में। इधर सनलाइट आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन लेस स्कॉर्चिंग है, लेस स्कॉर्चिंग है। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है सनलाइट। दैट्स व्हाई दिस रीजन एक्चुअली कॉल्ड एज अ टोरिड जोन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट देखने को मिलता है, इसी कंसेस को टोरिड जोन बोला जाता है, जो कि कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। फिर ये वाला रीजन को देख लेते हैं, 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल है। तो यहाँ पे जो सनलाइट देखने मिल रहा है वो थोड़ा सा वीक सनलाइट है, इसी कारण से इसको टेम्परेट जोन मिलता है, कम गर्म होगा। सिमिलरली यहाँ पे है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन देखने मिलेगा, वीक सनलाइट देखने मिल रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इस भी टेम्परेट जोन है। और लास्ट में ये जो रीजन है यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम ना के बराबर सनलाइट है, सिमिलरली यहाँ पे भी बिल्कुल ना के बराबर सनलाइट है, तो इसको बोला जाएगा क्या चीज़, फ्रीज जोन बोला जाएगा, फ्रीज जोन बोला जाएगा, समझे। देखो अभी जो मैंने बताया आप लोग को यहाँ पे बना के अपने से बताया था, तो इस तरह करके देखने मिल रहा था, ये इक्वेटर लाइन देखने मिल रहा था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, ये था अंटार्कटिक सर्कल, ये था आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे सन देखने को मिल रहा था, ये सनलाइट इस तरह करके गिर रहा था। तो मैक्सिमम सनलाइट कहाँ मिलेगा, तो इस रीजन में गिरेगा इक्वेटर लाइन में, तो इसको बोला जाएगा टोरिड जोन, जहाँ पे हाई टेम्परेचर मिलेगा। ये कहाँ है टोरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देखने मिल गया। फिर क्या होगा, इधर भी सनलाइट जा रहा है, इधर भी सनलाइट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सनलाइट पहुँचने में बहुत टाइम लग जा रहा है और बहुत कम जा रहा है, यहाँ तक सनलाइट जाने में बहुत टाइम लग जा रहा है और बहुत कम जा रहा है। दैट्स वाई इस रीजन को बोला जाएगा फ्रीज जोन, इस रीजन को भी बोला जाएगा फ्रीज जोन। पोलर रीजन में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल फ्रीज जोन है, 90 डिग्री पे है एक्चुअली। और ये जो तुम्हारा है अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में थोड़ा सा कम सनलाइट जा रहा है, तो इसको बोला जाएगा टेम्परेट जोन। साउथ रीजन में है तो सदर्न टेम्परेट, नॉर्थ रीजन में है तो नदर्न टेम्परेट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ट्रॉपिक ऑफ और आर्कटिक सर्कल के बीच में। ये एक्चुअली में याद रखना फ्रेंड्स, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से बनता है और इसी के बेसिस पे बहुत सारा मल्टीपल टाइम PYQ पूछ चुका, समझ में। एक बार रैपअप कर लेता हूँ मैं, वही यहाँ पे देखो इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये टोरिड जोन मिल रहा है। फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल बीच में टेम्परेट जोन देखने मिल रहा है, सेम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल बीच में टेम्परेट जोन देखने मिल रहा है। फिर आर्कटिक सर्कल और यहाँ पे है नॉर्थ पोल के बीच में फ्रीज जोन देखने मिल रहा है। इसी कारण से क्या देखने मिलता है कि यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट वगैरह रीजन में, जैसे कि क्या बोलते हैं साइबेरिया वगैरह रीजन हो गया, फिर आर्कटिक रीजन ग्रीनलैंड वगैरह हो गया, फिर आइसलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, यहाँ पे ठंडक क्यों देखने मिलता है, फिनलैंड नॉर्वे में दैट इज फ्रीज्ड बिकॉज ऑफ दिस, अभी जो मैंने समझा। और वही अगर बात करते हैं अफ्रीका वाला रीजन में, इंडिया जैसे भी आ गया, तो यहाँ पे अच्छा खासा हीट देखने मिलता है, अच्छा खासा गर्मी देखने मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या देखने मिलता है, इसी कारण से लोग यहाँ पे स्किन के लिए थोड़ा सा ब्लैक हो रह जाता है बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम हीट, ठीक है, ड्यू टू टोरिड रीजन में है। और फिर थोड़ा सा नॉर्थ में जाते हैं तो मिलता है ये यूरोप वाला रीजन, जो कि टेम्परेट जोन में यूरोप देखने को मिलता है, समझ में आ गया। मैपिंग में बताऊंगा कैसे। तो ये है टोरिड जोन, टोरिड जोन लोकेटेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हॉटेस्ट रीजन है। डायरेक्ट सनलाइट मिलता है, मैंने बताया, ईयर राउंड पूरा साल देखने को मिलता है। टेम्परेचर एंड अधिकतर रेनफॉल होता है। अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा भैया, तो वहीं पे ना सबसे ज़्यादा वाटर वेपोराइजेशन होगा, और वाटर वेपोराइजेशन अच्छा खासा होगा तो ऑफकोर्स रेनफॉल तो होना ही है। तो ये जो टोरिड जोन है ये अमेजन एंड कॉन्गो बेसिन में देखने को मिलता है। ये मैपिंग में बताऊंगा कि अमेजन कहाँ पे, कॉन्गो बेसिन क्या है। टेम्परेट जोन ये फाउंड ट्रॉपिक्स इन द पोलर सर्कल में देखने को मिलता है। ये मॉडरेट टेम्परेचर है, ठीक है, अभी मैंने बताया। यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे कम टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। 4 सीजन देखने को मिलेगा। सनलाइट स्लैंटेड है, स्लैंटेड मतलब टेढ़ा है, ठीक है, और डाइवर्स क्लाइमेट्स भी हैं, ये मैंने देखा अभी। फ्रीज जोन ये पोलर सर्कल में देखने मिलेगा, अभी मैंने देखा, बहुत ज़्यादा ठंडा मिलेगा। और यहाँ पे स्लैंटेड सनलाइट है, वो मैंने भी देखा कि बहुत कम सनलाइट देखने को मिलता है।
लॉन्ग विंटर मिलता है और हार्श कंडीशन है अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड रीजन में। यहाँ तक सर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अर्थ मूवमेंट्स एंड साइकिल। अर्थ मूवमेंट एंड साइकिल देखने से पहले ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो मैं बता रहा था कि अर्थ मेरा टिल्टेड है। ये मेरा अर्थ है, ये जो है 90 डिग्री, ये मैग्नेटिक पोल है, तो मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इस इतना डिग्री पे मेरा अर्थ टिल्टेड है, यहाँ पे रोटेट करता है। इसी को बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी को बोला जाता है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, 23.5 डिग्री पे ये झुका हुआ है और इसी पे ये क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगा, एक्चुअली नहीं, ये जाएगा इक्वेटर लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंक्लिनेशन 23.5 डिग्री है। यहाँ पे अगर सनलाइट रहेगा तो इस तरह पड़ेगा लाइट, सिर्फ इधर डार्क कर देगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। इसेंट्रिसिटी की ऑर्बिट फ्लक्चुएट बिटवीन मोर सर्कुलर एंड मोर एलिप्टिकल्स, उसको बोला जाएगा इसेंट्रिसिटी। और होता है ऑब्लिक्विटी, एक्सियल टिल्ट को बोला जाता है। और टिल्ट चेंज ओवर द 41,000 साल में, ये टिल्ट साइज चेंज करता है। प्रेसिशन या फिर एक्सियल ओवल का मतलब 26 साल में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ द अर्थ टिल्ट चेंज करता है, शिफ्टिंग द टाइम जोन में। ठीक है, मैग्नेटिक पोल रिवर्सल और मैग्नेटिक एक्सिस क्या है अभी मैं आप लोग को बता ही दिया। मैग्नेटिक रिवर्सल क्या है तो मैंने बताया। कुछ और साइकिल है, सोलर एक्टिविटी साइकिल, वो हर एक 11 साल में होता है, याद रखना। ये हो गया चैंडलर ओवल, ये चीज़ से याद रखना, चैंडलर ओवल। ये रेगुलर मूवमेंट है अर्थ पोल का विद पीरियड ऑफ अबाउट 433 डेज में होता है। ये हमारे रोटेशन पे स्लाइटली इफेक्ट करता है। ठीक है, अर्थ का एक्सियल टिल्ट कितना है 23.5 डिग्री पे रिलेटिव इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। इसके कारण से सीजनल चेंज होता है। फिर साइकिल ऑफ टिल्ट जो होता है वो हर एक 41 साल में देखने को मिलता है, चेंज होता है। एक्सियल परसेप्शन से ये तो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, और अभी मैं बताता हूँ ना, बहुत अच्छा चीज़ बताऊँगा ये वाला पोर्शन, चलो स्टिक्स वाला, अल्टीमेट वाला। इसके पहले मैं कंप्लीट करूँ। एक है ये है मिलानकोविच साइकिल। मिलानकोविच साइकिल जो है अर्थ का ये लॉन्ग टर्म साइकिल है एक्चुअली अर्थ का, जो कि अर्थ के क्लाइमेटिक सीजन और अर्थ का क्लाइमेट्स और अर्थ सीजन पे एक्सैक्टली इफेक्ट करता है मिलानकोविच ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे है ये रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रोटेशन अभी मैंने पिछले बताया था कि रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये मेरा अर्थ है, ये टिल्टेड है इतना डिग्री 23.5 डिग्री पे, और ये ईस्ट टू वेस्ट इस तरह करके अपने ही एक्सिस पे घूर्णन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और एक होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि सन है, सन के चारों तरफ ये सर्कुलर ऑर्बिट में या इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में अर्थ क्या करेगा, इसके चारों तरफ रिवोल्व करेगा, सन के चारों तरफ। तो एक होता है रिवोल्यूशन में चारों तरफ सन का रिवोल्व कर रहा है, और रोटेशन में अपने ही एक्सिस पे ये घूर्णन कर रहा है। समझ में आ गया? ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, वही यहाँ पे है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होता है, और फास्टर रहता है इक्वेटर पे। फास्टर इक्वेटर पे क्यों रहता है मैंने बता दिया, और डिक्रीज करता है पोल और। इसका इफेक्ट क्या है कि डे एंड नाइट पे इफेक्ट करता है। कोरियलिस फोर्स देखने को मिल जाता है। कोरियलिस फोर्स क्या है बस आप लोग जान लो कि कोरियलिस फोर्स जनरेट होता है, ये मैं आप लोग को क्लाइमेटोलॉजी में बताऊँगा। ठीक है, कोरियलिस फोर्स के कारण से विंड करंट और करंट, ओशन करंट और विंड करंट को इफेक्ट करता है। अब ये लोग पढ़ लीजिएगा लेकिन कि क्लॉकवाइज सर्कुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड काउंटर क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर में। ये क्या है, ये कोरियलिस फोर्स का डायरेक्शन है। जब क्लाइमेटोलॉजी आएगा तो हमें बताऊंगा। रिवोल्यूशन, रिवोल्व अराउंड द सन, और दो सन का दो पोजीशन देखने मिलता है। मतलब क्या है, ये पेरिहिलियन, जिस तरह मैंने आप लोग को बताया था ना एपीहिलियन और पेरिहिलियन, नहीं एपोजियन पेरिजी मैंने बताया था, पेरिजी एंड अपोजी, वैसे ही करके देखने को मिलता है कि पेरिहिलियन एंड एपीहिलियन। सन के चारों तरफ अगर अर्थ चक्कर लगा रहा है तो एक समय के बाद रिवोल्यूशन कर रहा है, और एक समय के बाद क्या होगा कि सन से मैक्सिमम दूरी पे हमारा अर्थ रहेगा, और एक समय के बाद सन से सबसे मिनिमम दूरी पे देखने मिलेगा, मतलब कि सबसे नज़दीक होगा। जब मैक्सिमम दूरी पे रहेगा उसको बोला जाता है एपीहिलियन, एपीहिलियन, और जो सबसे नज़दीक देखने मिलेगा सन का उसको बोला जाता है पेरिहिलियन। बस यही है।
और क्लोजेस्ट टू द सन क्या बोलेंगे, क्लोजेस्ट टू द सन पेरिहिलियन, सन रिवोल्यूशन करते करते सन के क्लोज आ गया, और ये 3 जनवरी को देखने मिलता है। एपिहिलियन फारदेस्ट टू द सन, सन से दूर देखने मिल रहा है, ये 4 जुलाई को देखने मिल रहा है। इसका इफेक्ट कहाँ देखने मिलता है, इसका इफेक्ट देखने मिलेगा, हाँ ठीक, यहाँ तक समझिएगा। अब रिवोल्यूशन का इफेक्ट कहाँ देखने मिलेगा, रिवोल्यूशन का इफेक्ट देखने मिलता है सीजनल चेंज होगा। समझ में 365 दिन लगता है पूरा रिवोल्यूशन करने में, अर्थ का सन का, अर्थ के द्वारा 365 दिन लगेगा पूरा सन का चक्कर लगाने में। तो उसमें क्या होगा कि सीजनल चेंज होगा ही होगा, ठीक है, सीजनल चेंज होगा। डे लाइट वेरिएशन भी होता है सीजनल के, पूरे गर्मी दिन में दिन बड़ा हो जाएगा, ठंडे दिन में दिन छोटा हो जाएगा, जैसे अभी हो रहा है, समझ में आया ना। अब ये चीज़ समझना है, इक्विनॉक्स और ये सोल्स्टिक्स, विंटर सोल्स्टिक्स एंड समर सोल्स्टिक्स, यहाँ से 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस डायग्राम से, तो मैं आप लोग को इसको डिटेल में समझाता हूँ। उसको ये टेबल आप लोग को समझ में आ जाएगा, फिर थोड़ा सा एक्लिप्स के बारे में करेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं इक्विनॉक्स और सोल्स्टिक वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं समझा दूंगा, उसके बाद ये वाला समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी यार। तो ऐसा डायग्राम मैं क्या करता हूँ, अपने से बनाया हूँ वो देख लेता हूँ, ठीक है। अपने से बनाकर डायग्राम समझाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्चुअली में ज़्यादा अच्छा लगता होगा देखने वाला को, समझेंगे, कनेक्टिविटी डेवलप हो जाता है। ये मेरा सन है, ये मेरा अर्थ है। अर्थ सम इस तरह के टिल्टेड देखने को मिल रहा है 23.5 डिग्री पर। सेम यहाँ पे भी अर्थ 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है। ये मेरा अर्थ है और ये इक्वेटर लाइन गया है, और अगेन दिस इज इक्वेटर लाइन। ना अब क्या हो रहा है कि सनलाइट्स यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है। अब सनलाइट इस रीजन, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये मेरा इक्वेटर लाइन है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज आर्कटिक सर्कल एंड दिस इज अंटार्कटिक सर्कल। अब सनलाइट मेरा यहाँ पे पड़ रहा है इस रीजन में, इक्वेटर ये इस रीजन में, ठीक है। ये हो जाएगा हाँ लाइन, और इक्वेटर पे देखने को मिल रहा है क्या चीज़, यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट देखने को मिल रहा है इस रीजन में, वेस्टर्न पार्ट में, और इधर सनलाइट पड़ रहा है नहीं, तो यहाँ पे दिन नहीं रहेगा, यहाँ पे दिन रहेगा। सनलाइट इक्वेटर पे पड़ रहा है तो यहाँ पे डे एंड नाइट दोनों इक्वल रहेगा। यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है, यहाँ पे जिधर सनलाइट पड़ रहा है उधर दिन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे रात कम हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे यार क्या हो गया, वेट, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भी इक्विनॉक्स लाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट्स इक्वेटर पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे डे एंड नाइट्स इक्वल हो जाएगा। अब यही चीज़, ये चीज़ तो बेसिक थोड़ा समझ में आ गया होगा, ये चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे समझाता हूँ। ये मेरा सनलाइट है, सन रेज अर्थ पे पड़ रहा है। अगर अर्थ इस रीजन पे है, यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि अर्थ तो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, लेकिन ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन पे सनलाइट अच्छा खासा पड़ रहा है, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा। यहाँ पे सनलाइट अच्छा खासा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे रात हो जाएगा ना। अब ये भी देखिए आप लोग कि ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के साउथ में देखिए तो सनलाइट कम पड़ रहा है। इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में देखिए सनलाइट ज़्यादा पड़ रहा है, तो डे का लेंथ जो रहेगा वो इस रीजन में ज़्यादा देखने मिलेगा कि यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और आप लोग समझिए कि यहाँ पे पोलर रीजन में भी देखने मिल रहा है क्या चीज़, सनलाइट पड़ रहा है, तो यहाँ पे दिन रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ पे दिन रहेगा। यहाँ पे देखिए पोलर रीजन में सनलाइट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे दिन रहेगा, रात रहेगा, तो यहाँ पे रात रहेगा। तो ये कंडीशन कब बनता है, ये कंडीशन बनता है समर सोलिस्टिक में। डैट इज समर सोलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा देखने मिलेगा, जिसके कारण से हम लोग क्या देखने मिलता है कि समर सोलिस्टिक में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी देखने मिलता है, कि समर सीजन देखने को मिलता है, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा देखने मिल रहा है। इसी कारण से हम लोग देखिएगा कि अप्रैल मई जून जुलाई वाला रीजन महीना में ज़्यादा दिन, मतलब कि डे का लेंथ वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि सन कुछ इस तरह करके टिल्टर देखने मिलता है। समर सोलिस्टिक चलता है, समर सोलिस्टिक एक्चुअली 21 जून को रहता है। 21 जून को क्या होगा कि दिन सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा, मतलब कि दिन बहुत लंबा रहेगा, ठीक है, और रात जो है वो छोटा रहेगा समर सोलिस्टिक में। जबकि उसी समय में जब समर सोलिस्टिक रहेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी सीजन रहेगा, तो उसी समय में
ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, विंटर सीजन रहेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट यहाँ पे कम पड़ रहा है सनलाइट। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट क्या देखने मिल रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट क्या देखने मिल रहा है, तो ज़्यादा देखने को मिल जा रहा है। तो समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सिमिलरली अर्थ फिर क्या करेगा, रिवोल्यूशन करते रहेगा। यहाँ पे था रिवोल्यूशन किया, अब ये वाला फेस, ये वाला एज इट इज उठा के चिपका दो, यहाँ पे आप लोग चिपका दिए तो क्या होगा, ये वाला जो रीजन जो डार्क फेज दिख रहा था वो यहाँ पे लाइट फेज देखने को मिला, नहीं मिला, ऑफकोर्स देखने को मिला। और यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रहा था, सबसे ज़्यादा लाइट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क देखने को मिलेगा, ऑफकोर्स होगा ही ना। अब क्या होगा कि सनलाइट फिट पड़ रहा है। अब यहाँ पे दूसरा सिचुएशन क्रिएट हो गया। अब क्या है कि ये मेरा इक्वेटर लाइन है। अब सनलाइट इक्वेटर का मैक्सिमम कहाँ पड़ रहा है, तो सदर्न पोर्शन में देखने को मिल रहा है मैक्सिमम। मिनिमम किधर देखने मिल रहा है कि नॉर्दर्न पोर्शन में थोड़ा सा घट गया जाके। और पोलर रीजन को देखो, पोलर रीजन क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस कंडीशन में क्या देखने मिल रहा है कि शैडो रीजन देखने मिल रहा है। शैडो रीजन मतलब यहाँ पे ठंडा जा होगा और रात भी रहेगा। दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर का जो सदर्न पोल है यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, मतलब कि यहाँ अच्छा खासा गर्मी रहेगा कंपेरेटिवली इस फिगर में सनलाइट अच्छा खासा है, दिन रहेगा यहाँ पे। तो क्या होगा कि नीचे वाला रीजन सदर्न हेमिस्फीयर में ये कब कौन सा सीजन आ जाएगा, समर सीजन आ जाएगा। और नॉर्दर्न वाला पोर्शन में क्या हो जाएगा, विंटर सीजन आ जाएगा। तो अभी जो हम लोग ठंडक की कंडीशन बना हुआ है ना, तो अभी विंटर सीजन आया है। और विंटर सोल्स्टिस कब पड़ता है, तो 22 दिसंबर को। अभी ठंडा लग रहा है, लेकिन 22 दिसंबर के बाद ठंडक क्यों बढ़ जाता है, इसी कारण से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का सनलाइट है वो मैक्सिमम इस रीजन में पड़ता है। और इधर क्या होगा, तो इधर दिन बड़ा करने लगेगा। जब बोलते हैं ना बड़ा दिन करने लगता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली कि 24 मार्च की 25 दिसंबर को हम लोग क्या बोलते हैं कि बड़ा दिन है। बड़ा दिन एक्चुअली में बड़ा दिन बोलते हैं हम लोग। तो बड़ा दिन हम लोग के लिए नहीं है, बेसिकली इस रीजन के लिए है, सदर्न हेमिस्फीयर रीजन के। अब एक्चुअली ये बड़ा दिन जो हम लोग बोलते हैं ये कॉलोनियल माइंडसेट है। ये बेसिकली ब्रिटेन वगैरह जो है उन लोग क्रिसमस मनाता है उस दिन 25 दिसंबर को। और ये एक्चुअली कहाँ से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये इसलिए सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन से। इसी कारण से वहाँ से फिर स्प्रेड किया पूरे वर्ल्ड में और बोला गया कि नहीं क्रिसमस और बड़ा दिन का। चलो बड़ा दिन क्यों नहीं था, सबसे छोटा दिन उसी दिन रहता है। समझ एक तो एक उल्टा हाइपोथेटिकल कंडीशन बना हुआ है कि 25 दिसंबर को जो हम लोग बोलते हैं ना बड़ा दिन, ये बड़ा दिन रहता है हम लोग के लिए नहीं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्री, उन लोग के लिए बड़ा दिन है। हम लोग के लिए क्या होता है कि 25 दिसंबर को सबसे छोटा दिन देखने को मिलता है। देखिएगा सबसे छोटा दिन देखने को मिलता है और बड़ा रात देखने को मिलेगा। यहाँ से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये कुछ भी मतलब यही है ना कि जो चलते आ रहा है ट्रेडिशनल माइंडसेट, उसको हम लोग साइंटिफिकली तोड़ सकते हैं। इसी कारण से कोई भी चीज़ हो, कोई भी हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, आप लोग एज इट इज मत मानिएगा, उस पर रीजनिंग कीजिए, क्वेश्चनिंग कीजिए उस पर, क्यों गलत है, क्यों सही है, क्यों माने, समझ में आएगा। तो वही यहाँ पे बता रहा हूँ कि ईस्ट रीजन में ये मेरा इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के सदर्न पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सनलाइट ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे दिन बड़ा हो जाएगा। जबकि इंडिया कहाँ पे है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट कम है ज़्यादा है, सनलाइट कम है तो क्या होगा, ठंडा रहेगा, ज़्यादा ठंडा रहेगा। और ठंडा रहेगा इसके कारण से क्या होगा, दिन क्या होगा, बड़ा छोटा दिन देखने को मिलेगा। और रात क्या रहेगा, बड़ा कि छोटा, रात जो रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। समझ में आएगा। अब ये जो है पोल रीजन पे क्या होगा कि ये जब तक ठंडा रहेगा, जब तक गर्मी रहेगा, मतलब 6 महीना तक क्या बोला जाता है कि 6 महीना तक नॉर्दर्न पोल क्या रहेगा, रात रहता है यहाँ पे, क्योंकि सनलाइट तो जा ही नहीं रहा है। आप लोग देख लीजिए सनलाइट जा ही नहीं रहा है, तो 6 महीना तक यहाँ क्या रहेगा, रात रहेगा। जबकि सनलाइट यहाँ पे 6 महीना तक कंटिन्यूस रहेगा, तो 6 महीना यहाँ पे कंटिन्यूस दिन रहता है सदर्न हेमिस्फीयर में। और इस कंडीशन में क्या होगा कि 6 महीना यहाँ पे 6 महीना क्या रहेगा, 6 मंथ यहाँ पे कंटिन्यूस रात रहेगा। कब, समर सोल्स्टिस में। और समर सोल्स्टिस में नॉर्दर्न पोल का जो 6 महीना रहेगा वो दिन रहेगा। समझ में क्या, विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को रहेगा, जो कि कारण से 6 महीना क्या रहेगा यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में दिन रहेगा। और 6 महीना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, नॉर्दर्न पोल में वो क्या रहेगा, रात रहेगा। इन दोनों के बीच में आता है इक्विनॉक्स का कंडीशन।
इक्विनॉक्स का कंडीशन क्या बोलता है कि सनलाइट इक्वेटर पे पड़ेगा, जिसके कारण से क्या होता है कि दिन और रात का लेंथ जो रहेगा, दिन और रात का जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिन और रात का लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर में है। और उस समय क्या रहेगा, अब ये भी सेम कंडीशन यहाँ भी है। एक्चुअली इक्विनॉक्स सेम कंडीशन यहाँ पे 23 सितंबर को इक्विनॉक्स रहेगा, और एक रहता है 21 मार्च को इक्विनॉक्स रहेगा, जिसके कारण से दिन और रात सेम रहेगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि अब यहाँ पे बेसिकली ठंडा, जैसे ही हम लोग ठंडा से गर्मी सीजन आएगा, अभी जब जैसे ठंडा खत्म होगा तो क्या होगा, स्प्रिंग आएगा। तो स्प्रिंग कहाँ देखने मिल रहा है, नॉर्दर्न पार्ट में कि सदर्न पार्ट में, तो नॉर्दर्न पार्ट में स्प्रिंग देखने मिलेगा। जब नॉर्दर्न पार्ट में स्प्रिंग रहेगा, बसंत ऋतु रहेगा, तो उस समय सदर्न पार्ट में क्या रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन रहेगा। ऑटम का मतलब कि यहाँ पे बारिश वगैरह देखने मिलेगा, ठीक है, बारिश देखने मिलेगा। बारिश के बाद क्या देखने मिलता है, अभी बारिश खत्म हुआ फिर क्या होता है, ठंडा। तो ठंडा आ गया सदर्न हेमिस्फीयर में। और इक्विनॉक्स स्प्रिंग के बाद क्या देखने मिलता है, गर्मी मिल गई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, अपोजिट है। फिर क्या है कि जैसे गर्मी खत्म हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, गर्मी के बाद क्या होता है, बारिश आता है। तो ऑटम आएगा कब, 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और 23 सितंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर खत्म होने के बाद क्या आएगा, स्प्रिंग सीजन आएगा। ठंडा जैसे खत्म होता है स्प्रिंग आएगा। उसके बाद फिर ऑटम खत्म हुआ, ऑटम के बाद क्या होता है, ठंडा आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडा आ गया। और उसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग खत्म होता है, फिर क्या होता है, गर्मी आता है। तो देखने क्या मिलेगा, गर्मी देखने मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बस यही समझना था, और इसी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, समझ में आएगा कि सीजनल कैसे चेंज होता है, पहला पॉइंट। दूसरा में कि जो बड़ा दिन का कॉन्सेप्ट जो हम लोग बोलते हैं बेकार का वो है, तो वो चीज़ भी समझ में आ गया। विंटर सोल्स्टिक, समर सोल्स्टिक क्या है, यहाँ से समझ तो आ ही गया होगा। अब यही चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखिए, सोल्स्टिक क्या है, एक पॉइंट है अर्थ का ऑर्बिट के समय में, जहाँ पे सन रीचेज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑफ द अर्थ मून में, रिजल्टिंग इन द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टर डे ऑफ द ईयर। वही देख रहे हैं ना। तो अगर समर सोल्स्टिक रहेगा तो मतलब कि गर्मी से रिलेटेड है। यहाँ पे समर सोल्स्टिक में क्या होगा कि दिन ज़्यादा बड़ा रहेगा। और कब देखने मिलेगा समर सोल्स्टिक, दिन ज़्यादा रहेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने मिलेगा। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिक रहेगा तो विंटर सोल्स्टिक रहेगा तो कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। फिर जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर सोल्स्टिक रहेगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, गर्मी रहेगा। ठीक है ना, यही यहाँ पे देखने मिल रहा है। इक्विनॉक्स क्या है, डे एंड नाइट्स क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली लेंथ में इक्वल देखने मिलेगा, और इसमें सन डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर देखने मिलेगा। ये डायग्राम आप लोग याद कर लीजिएगा, मगअप कर लीजिएगा, किसी भी तरह करके आप इसको याद कर लीजिएगा। याद किया, आप कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा यार। देखो समर सोल्स्टिक कब होगा, 21 जून को होगा, ये मैंने बताया आप लोग को, 21 जून को देखने मिलेगा। उसमें क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट डे रहेगा, मोस्ट डे लाइट देखने मिलेगा नॉर्दर्न पोल में 6 महीना तक। शॉर्टेस्ट डे देखने मिलेगा कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ भी आप लोग देखते रहिएगा, तो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। तो शॉर्टेस्ट डे देखने मिलेगा, लीस्ट डे। फिर 24 आवर का डे लाइट क्या मिलेगा, आर्कटिक सर्कल में, जो मैंने भी बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अंटार्कटिक सर्कल में क्या देखने मिलेगा, 24 आवर का डार्कनेस मिलेगा, ये 6 महीने तक रहेगा। विंटर सोल्स्टिक कब होगा, 22 दिसंबर को होगा। और 22 दिसंबर रहेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डे, दिन कम हो जाएगा, लीस्ट डे लाइट रहेगा, और रात का लेंथ बड़ा हो जाएगा, लीस्ट डे लाइट। और लॉन्गेस्ट डे कहाँ मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और 24 आवर का डार्कनेस में रहेगा कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट में, साथ ही आर्कटिक सर्कल में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल में 24 आवर का डे लाइट रहेगा। इक्विनॉक्स का रहेगा, 2 इक्विनॉक्स है, एक है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एक है ऑटम इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होगा, 21 मार्च को होगा। वहाँ पे क्या होगा, इक्वल डे इक्वल नाइट रहेगा 12-12 घंटा का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में सेम कंडीशन, इक्वल डे एंड नाइट्स 12-12 घंटा का। फिर आर्कटिक सर्कल में 12 घंटा तक डे लाइट रहेगा, और अंटार्कटिक सर्कल में भी 12 घंटा का डे लाइट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 6-6 महीने का नहीं रहेगा, 12-12 घंटा का रहेगा। ओके गुड। फिर ऑटम सीजन आएगा, ठीक, ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर को रहेगा, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट रहेगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में भी इक्वल डे एंड इक्वल नाइट रहेगा। ठीक है,
यहाँ तक कंडीशन सारा समझ में आ गया होगा। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बस इसमें यही समझाना था। इसी बेसिस पे PYQ है, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट बचा हुआ कॉन्सेप्ट ये एक्लिप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्लिप्स समझने से पहले देख लेते हैं मून के बारे में। मून जो है अपने एक्सिस पे 5 डिग्री पे टिल्टेड है, अबाउट 5 डिग्री रिलेटिव टू द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, जिसको बोलेंगे एक्लिप्टिस। और इसी कारण से न्यू मून एंड द फुल मून बनता है। अब न्यू मून फेज क्या है? न्यू मून फेज क्या है? ये क्या होता है? व्हेन मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, तब बोलेंगे न्यू मून। द साइड्स ऑफ द मून इज द शैडो फेसेस ऑन द अर्थ। अब एक आता है फुल मून, एक बार पढ़ लेते उसको मैं समझाता हूँ। फुल मून क्या होता है कि अर्थ ऑब्जर्व बिटवीन सन एंड मून एंड बिटवीन एंड बट मून यूजुअली पासेस above and passes below अर्थ शैडो प्रिवेंटिंग लूनर एक्लिप्स मोस्ट मंथ। अब एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि ये मेरा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? मून। और पृथ्वी जो है वो चारों तरफ चक्कर किसका लगा रहा है? सन का, ठीक है ना। अब अगर मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन के बीच में अगर मून आ गया तो न्यू मून बोलेंगे। क्यों? क्योंकि साइड ऑफ द मून दिस इज शैडो ऑन द अर्थ फेस। अब क्या है कि सनलाइट इस तरह करके जो डायरेक्टली गिर रहा था अर्थ पे, अब बीच में ऑब्स्टैकल्स के रूप में आ गया मून, तो शैडो बनेगा, मून का शैडो बनेगा। फिर मून क्या हुआ कि रोटेट करते हुए रिवोल्यूशन करते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा, मान लेते हैं। अगर यहाँ पहुँच गया तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब मून कहाँ पे आ गया? मून यहाँ पे देखने मिल रहा है, जिसको बोलेंगे क्या चीज़? फुल मून। क्या होगा कि अर्थ इज बिटवीन मून एंड सन। अर्थ क्या है? मून एंड सन के बीच में है, बट मून यूजुअली पास एबव। अब मून क्या होगा? थोड़ा सा इधर रहेगा एबव, और इस कंडीशन में रहेगा बिलो द अर्थ शैडो में, जिसका प्रिवेंटिव लूनर एक्लिप्स मोस्ट होता है। तो यहाँ पे लूनर एक्लिप्स देखने को मिलेगा, नहीं देखने मिलेगा। अब ये चीज़ हम लोग यहाँ देखने मिलेगा सोलर एक्लिप्स, और एक मिलेगा यहाँ पे लूनर एक्लिप्स। पहले हम लोग सोलर एक्लिप्स को देखते हैं। ओके, सोलर एक्लिप्स देखते हैं। होता कब? न्यू मून फेज में। न्यू मून फेज कब होगा? न्यू मून फेज जब मून जो है वो सन एंड अर्थ के बीच में देखने मिलेगा फेज। व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, अभी समझ में आया कि अर्थ एंड सन दिस ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, ठीक है। मून ऑर्बिट्स मस्ट अलाइन विथ इलेक्ट्रिकल प्लेन, इट इज द परफेक्ट अलाइनमेंट्स। तो ये चीज़ यहाँ देखने मिला, ये है अर्थ, ये है सन। सन एंड अर्थ के बीच में अगर मून आ गया तो ये कौन सा कंडीशन बनेगा? सोलर एक्लिप्स का फेज बनेगा, सोलर एक्लिप्स का फेज देखने मिलेगा। जिसके कारण से क्या होगा कि सनलाइट्स जो है वो हम लोग को मून का इस तरह करके देखने मिलेगा। फिर क्या होगा कि ये क्या करता है? सनलाइट्स को फिर शैडो पूरी तरह से घेर लेता है। तो जब घेर लेगा ना, तो ये जो लाइट को देखने को मिलेगा सिर्फ हम लोग जैसे बोलते हैं कोरोना, तो उसमें देखने मिलता है कोरोना वाला पार्ट। ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि उसके बाद ये क्या करेगा? शैडो देगा, शैडो देखने को मिलता है। अगर ये फुल शैडो, अगर मून का फुल शैडो, मतलब कि सन का फुल शैडो मून पे बन के मून पे रिफ्लेक्ट होकर सन अर्थ पे पड़ेगा, मतलब कि सन का शैडो सबसे पहले कहाँ, सन का लाइट सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? मून पे पड़ेगा। तो मून का शैडो कहाँ बनेगा? अर्थ पे। तो अगर वो फुल शैडो बनता है तो उसको बोलेंगे उम्ब्रा बोलेंगे। और अगर पार्शियल शैडो बनता है, छोटा सा शैडो बनता है, उसी बोलेंगे हम लोग क्या चीज़? पेनुम्ब्रा। क्या बोलेंगे उसको? पेनुम्ब्रा बोला जाएगा पार्शियल शैडो को। फुल शैडो को बोला जाएगा उम्ब्रा। शैडो कैसे बनेगा? तो क्योंकि मून जो है वो अर्थ एंड सन के बीच में है, तो सन का लाइट जो आ रहा था अर्थ पे डायरेक्टली, वो कौन घेर लिया? तो कुछ समय के लिए घेर लिया कौन? तो मून घेर लिया, जिसके कारण से क्या होगा? उनका शैडो पड़ेगा अर्थ पे। फुल शैडो बन के आएगा तो उम्ब्रा बोलेंगे, पार्शियल शैडो बनेगा तो उसका निम्ब्रा बोलेंगे, पेनुम्ब्रा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये है मून का ऑर्बिट, इस तरह जाएगा। तो ये था बेसिकली कौन? सोलर एक्लिप्स। अब 3 तरीके का होता है। एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि मून कंप्लीटली कवर कर लेता है सन को। जब सोलर एक्लिप्स करता है तो यहीं पे कोरोना देखने को मिलता है। सोलर एक्लिप्स में ही देखने को मिलता है क्या? कोरोना क्या है? अब क्या मान लेता हूँ कि मून जो है ये पूरी तरह से घेर लिया है सन को, पूरी तरह से मान लेता हूँ कि ये पूरी तरह से सन को ओवर शैडो कर दिया। तो ये जो है ना पार्ट, ये सन का ये वाला पोर्शन हम लोग को सिर्फ देखने को मिलता है, चमकते हुए देखने को मिलेगा, तो इसे बोला जाता है कोरोना।
पार्शियल सोलर इक्लिप्स में क्या होगा, सन जो है वो पार्शियली ऑब्सक्योर्ड है, मतलब कि पूरी तरह से कवर नहीं है, पार्शियली कवर है। और एनुलर इक्लिप्स में क्या होगा, व्हेन मून अपीयर स्मॉलर एंड लीव रिंग ऑफ फायर। अब क्या होगा कि मून जब छोटा देखने मिलेगा और रिंग ऑफ फायर के रूप में देखने मिलेगा, उसी को देखने मिलेगा एनुलर इक्लिप्स। आई थिंक कोरोना में भी एनुलर इक्लिप्स में बनेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कोरोना किसी बनेगा, आई थिंक यहाँ मिलेगा। रिंग ऑफ फायर के रूप में जो देखने मिल रहा है ना, वो सन वाला पोर्सन ही रिंग ऑफ फायर के रूप में देखने मिल रहा है, उसी को बोला जाता है शायद कोरोना में भी। मैं इसको चेक करके, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, चेक करके बता दूंगा मैं आप लोगों को। थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ गया मैं यहाँ पे। ओके, तो आई थिंक सोलर इक्लिप्स आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखता हूँ लूनर इक्लिप्स, फिर हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये है सोलर इक्लिप्स, फिर से देख लो तो ये है मेरा मून, ये है अर्थ और सन यहाँ पे ओवर शेडो कर रहे हैं, वही डायग्राम है ना। ओके, अब लूनर इक्लिप्स में क्या हुआ कि फुल मून के समय में होगा। फुल मून क्या है, मैंने भी जस्ट बताया आप लोगों को कि अर्थ आ गया सन एंड मून के बीच में, फुल मून बोला जाएगा उसी को। व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून कास्टिंग शैडो ऑन मून, तो मून पे शैडो बनेगा। अर्थ का शैडो कहाँ बनेगा, मून पे बनेगा, तो इसको बोलेंगे क्या चाहिए, लूनर इक्लिप्स। समझ में आ गया। तो ये मेरा सन था, अब ये था बेसिकली एक्सिस मून का, मून यहाँ पे था तो सोलर इक्लिप्स बना। उसका मून क्या कर दिया, यहाँ पे रिवॉल्व करके गया, तो यहाँ पे अब क्या देखने मिलेगा, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहने पे लूनर इक्लिप्स बनेगा। अब सन का लाइट जो पड़ रहा है वो डायरेक्टली अर्थ पे पड़ रहा है, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन कहाँ देखने मिल रहा है, मून पे देखने को मिल रहा है। इसके कारण से क्या बनेगा, लूनर इक्लिप्स बनेगा। ठीक है, अगर अर्थ पे जो लाइट पड़ रहा है वो कम्प्लीटली ओवर शेडो करके बड़ा सा शेडो मून पे पड़ेगा, तो उसको लेंगे उम्ब्रा। देखो बड़ा सा शेडो मिल रहा है, ये वाला पोर्शन को देखो, ये है बड़ा शेडो, उम्ब्रा बोलेंगे। अगर ये छोटा शेडो बनेगा, देखो ये छोटा शेडो बन रहा है, ये छोटा सा शेडो बना, इसे बोलेंगे पेनुम्ब्रा। ठीक है, तो यहीं पे लूनर इक्लिप्स, मून इज फुली कवर्स टोटल लूनर इक्लिप्स में। ठीक है, टोटल लूनर इक्लिप्स में क्या होगा, अर्थ उम्ब्रा बनता है, डार्केस्ट शेडो मिलेगा। अपीयर रेड ड्यू टू द रे लाइट्स स्कैटरिंग, ये तो पता ही सब लोगों को, एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से। फिर आता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स कि ओनली पार्ट ऑफ द मून्स इंटर द अर्थ उम्ब्रा। तो सिर्फ क्या हुआ कि पार्शियल इक्लिप्स में कि मून ओनली पार्ट ऑफ द मून इंटर अर्थ उम्ब्रा, मतलब कि सिर्फ उम्ब्रा वाला पार्ट देखने मिलेगा, ये वाला उम्ब्रा वाला पार्ट। पार्शियल ये होता है पेनुम्ब्रल इक्लिप्स, द मून पासेस थ्रू द अर्थ पेनुम्ब्रा कॉजिंग द स्टेबल डिमिंग। फिर रेड मून ड्यूरिंग द लूनर इक्लिप्स में रेड मून क्यों देखने को मिलता है, अर्थ एटमॉस्फेयर बेंड सनलाइट्स, देखो सनलाइट हो गया, इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया एंड फिल्टरिंग आउट द ब्लू लाइट्स को कट। अब जब बेंड करता है ना, तो क्योंकि सनलाइट में डिफरेंट कलर ऑफ लाइट देखने को मिलता है, तो ब्लू लाइट को खत्म कर देता है, फिल्टर आउट करता है, और रेड लाइट से मून पे पड़ता है। तो उसी कारण से देखो इल्यूमिनेटिंग मून विद रेड लाइट्स, उसी बोलेंगे क्या चीज़, रेड मून। ठीक है, रियलिटी वगैरह ये सब उतना भी मत छोड़ो, चलो ठीक है, इतना तक हो गया कंप्लीट। तो अब लास्ट हम लोग क्या करते हैं कि PYQ देख लेते हैं, जो भी सब बताया था ना। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर नॉर्मली अकर, लॉन्गेस्ट डे कब देखने मिलेगा, लॉन्गेस्ट डे बताओ। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर कब देखने मिलता है, तो सबसे पहले हम लोग देखने मिला था क्या चीज़, जून से रिलेटेड था, तो जुलाई वाला मंथ को एलिमिनेट कर दो। ओके, फिर हम लोग देख रहे थे कि फर्स्ट मंथ ऑफ जून में देखने मिलेगा, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। फर्स्ट हाफ मतलब कि 1 जून से 15 जून और सेकेंड हाफ 16 जून से 30 जून। तो इस रेंज में था कि इस रेंज में, यूपीएससी का यही सबसे बड़ा खासियत है, वो एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट फैक्ट और एग्जैक्ट डेट नहीं देता है, वो रेंज देता है। रेंज अगर याद रहेगा ना मोटा मोटे, तो आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन। तो क्या देखने मिल रहा है, तो इस रेंज में आ रहा है, तो सेकेंड हाफ ऑफ द जून ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आप लोग को समझाया। अब पर्सन स्टूड एलोन इन डिजर्ट ऑन द डार्क नाइट्स एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज, जो कि सिचुएटेड 5 किलोमीटर ऑफ ईस्ट पॉइंट, ईस्ट ऑफ द पॉइंट्स वेयर ही इज स्टैंडिंग। ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइंड डायरेक्शन बट लोकेट्स द पोलर स्टार, मोस्ट ऑफ द कन्वीनिएंट वे टू रीच हिज विलेज। अब क्या है कि ये बेसिकली एक पर्सन है, ये यहाँ पे खड़ा है, और पोलर स्टार जिसको नॉर्दर्न स्टार बोला जाता है वो यहाँ पे है, नॉर्दर्न स्टार। अब क्या चाहता है कि ये घर जाना चाहता है, टू रीच हिज विलेज विच इज सिचुएटेड 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में इसका घर है।
या विलेज है, जो भी बोलो, इधर जाना चाहता है। अब जाना चाहता है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो लेकिन लोकेटेड पोल स्टार को लोकेट किया, तो द मोस्ट कन्वीनियंट वे नाउ टू रीच हिज विलेज टू वॉक इन। तो जब वॉक करेगा तो किस डायरेक्शन में वॉक करेगा, डायरेक्शन ऑफ द फेसिंग पोलर स्टार। तो कैसे डायरेक्शन, कैसे जाएगा घर, तो पोलर स्टार को फेस करते हुए जाएगा, इस तरह को फेस करते हुए जाएगा, तो कहाँ घर पहुँचेगा, घर तो इधर है, तो नॉर्दर्न पार्ट में क्यों जाएगा, कट गया। डायरेक्शन अपोजिट टू पोलर स्टार के अपोजिट, ये नॉर्थ में मिलता है पोलर स्टार, इसका अपोजिट को क्या मिलेगा, साउथ में, तो क्या साउथ में जाएगा, नहीं, घर तो ईस्ट में है। डायरेक्शन कीपिंग पोलर स्टार टू हिज लेफ्ट, ठीक है। अब क्या करेगा कि इधर जाएगा घर, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। डायरेक्शन कीपिंग पोलर स्टार टू हिज राइट, अब क्या करेगा, घर इधर जाएगा। जब ये इधर घर जाएगा तो इसका तो इस कंडीशन में पोलर स्टार इसका लेफ्ट में मिलेगा कि राइट में मिलेगा, बता दो भैया। राइट में इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा। जैसे ये मूव इधर करेगा ना सर अपने घर की ओर, तो इसका राइट हैंड साउथ में चल जाएगा, सदर्न डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा। इमेजिन करो आप लोग। तो क्या होगा कि नॉर्दर्न स्टार या पोलर स्टार कहाँ देखने मिलेगा, तो पोलर स्टार टू हिज लेफ्ट में मिलेगा। डायरेक्शन कीपिंग द पोलर स्टार टू हिज लेफ्ट, तो लेफ्ट में देखने मिलेगा, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द स्पेस ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर एंड कैन सीवियरली हार्म द लिविंग बींग्स। का मतलब क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल्स है, सनलाइट्स जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से ट्रैवल करते आ रहा है और अर्थ पे पड़ेगा, और वो क्या कर सकता है कि हमारे लाइफ लिविंग बींग्स को हार्म कर सकता है अगर वो अर्थ पे पहुंचता है तो क्या वैसा इवेंट होता है हमारे स्पेस में अर्थ और सनलाइट के बीच में जो कि वो हार्मफुल सनलाइट्स को अर्थ में पहुंचने से रोकता है। तो व्हाट प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर हो जाए अराउंड द अर्थ, रिफ्लेक्ट देम बैक टू द स्पेस, एक ही मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट देम टुवर्ड इट्स पोल, यस, ये होगा आंसर। और मॉइस्चर ऑफ द अपर लेयर, मॉइस्चर को कोई रोल ही नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है ओजोन लेयर, लेकिन ये बोला है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को बोला है स्पेशली। मार्क दिस लाइन, बहुत सारा स्टूडेंट में भी इसको मार के आया होगा, बट ये आंसर होगा। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को बोला है कि स्पेस से ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से एंड लाइफ को हार्म कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी में जो जाता है। देखेंगे लोग आंसर। तो पहला का बी देखा था मैंने, हो गया था। दूसरा का सी यहाँ पे दिया है सॉल्यूशन। तीसरा का देख लेता हूँ मैं, तीसरा का ये देखो, ये बताया सोलर सिस्टम में बताया था मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, करेक्ट, ठीक है। में आ गया। पाँचवा देखते हैं, चौथा देखते हैं। देखो मैंने बताया ना, पहला क्वेश्चन ये पूछ चुका है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, तो कितना इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, वो वाला थीम सोल्स्टिक्स वाला और इक्विनॉक्स वाला ना। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम इन द लेंथ इन द नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन क्यों होता है, ये भी मैंने भी बताया कि लेंथ ऑफ द डे टाइम एंड लेंथ ऑफ द नाइट टाइम में सीजन टू सीजन वेरी करता है। क्यों, अर्थ का रोटेशन से हाँ, डे टाइम तो हो जाएगा, लेकिन सीजन टू सीजन बोला है सर, मार्क दिस लाइन, सीजन टू सीजन बोला है। अगर सिर्फ डे टाइम और नाइट टाइम में के लेंथ में वेरिएशन करता है तो रोटेशन अब मार देते हैं, बट सीजनल चेंज क्यों होता है, रिवोल्यूशन के कारण से होता है। तो रिवोल्यूशन कहाँ पे सर, यहाँ पे रिवोल्यूशन, तो मार्क दिस लाइन सर, बिफोर बॉम्बे हो जाएगा आंसर। समझ में क्या ना, ये हो जाएगा। चौथा का आंसर मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। चौथा का डी है, ओके देख लेता हूँ। चौथा का रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस, ये चीज़ तो मैंने छोड़ ही दिया था। रिवोल्यूशन यहाँ भी, रिवोल्यूशन यहाँ भी है, तो इसको मैंने मार दिया था। अराउंड द सन इन इलेक्ट्रिकल मैनर में होगा, लेकिन टिल्टेड एक्सिस में रहेगा। तो ये टिल्टेड एक्सिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सीजनल चेंज एंड डे एंड नाइट का लेंथ में चेंजेस होता है ना। ये देखा क्वेश्चन, सिमिलरली क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन था, मतलब देख रहे हो ना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है इसमें। 21 ऑफ द जून को, पाँचों क्वेश्चन में देखते हैं कि सन कहाँ रहता है 21 ऑफ जून को, यही क्वेश्चन है 2022 में पूछ दिया है, देख रहे हो ना 2022 में क्वेश्चन पूछ दिया है, ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट करता है थीम यार। इसी तरह से PYQ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग PYQ करवाएंगे। PYQ लास्ट में हम लोग 4 रुपये कंप्लीट करने के बाद सारा PYQ साथ में बैठ के करेंगे हम लोग, समझे। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर वाइज PYQ, चैप्टर कंप्लीट करेंगे, PYQ कंप्लीट करेंगे। पाँचवा देखते हैं 21 ऑफ जून को सन कहाँ रहेगा, डज नॉट सेट बिलो ओरिजिन ऑफ आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल।
डज नॉट सी बिलो ओरिजिन ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल कैसे रिलेटेड है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर से, ठीक है। सैंड वर्टिकली ओवर हेड एट मून ऑन इक्वेटर, ये ठीक है। सन वर्टिकली ओवर हेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब बताओ 21 जून को सन कहाँ रहेगा, डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये सन, ये अर्थ, थोड़ा सा बड़ा अर्थ, थोड़ा सा बड़ा अर्थ, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, सनलाइट पड़ रहा है, ये मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा साउथ पोल, ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ पोल। अच्छा मैंने सॉरी यार, मैंने थोड़ा सा पहले मिस्टेक किया था। एक्चुअली मैं, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा टिल्टेड है, ये मेरा टिल्टेड है, ये मेरा नॉर्थ पोल है। ये मेरा साउथ पोल है, और जो टिल्टेड है ना, ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और ये मेरा मैग्नेटिक साउथ पोल है। ये मेरा मैग्नेटिक साउथ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और ये मेरा ये जो हम लोग खुद से टिल्टेड के बेसिस पे और फॉर द कन्वीनियंस के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना। ये थोड़ा सा मैंने पहले मिस्टेकली ये आपको मिस्टेकली ये बोल दिया था कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये है मैग्नेटिक साउथ पोल, वो गलत होगा। ओके, फिर से मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया था, आई एम सॉरी फॉर दिस। अभी मुझे याद आया, कहाँ पे है यार, यहाँ पे है, यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैंने बताया था क्या चीज़ कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये है, वो नहीं होगा, ये गलत था। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये है, क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है ना, तो ओरिजिनली ये तो जाएगा यहाँ पे। ओरिजिनली अगर सिर्फ इसी तरह देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मिलेगा, लेकिन जब इसको टिल्ट कर दे तो टिल्टेड करने से ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये मेरा नॉर्थ पोल है फॉर द कन्वीनियंस के लिए, मेरा नॉर्थ पोल है फॉर कन्वीनियंस के लिए। मैग्नेटिक साउथ पोल मैंने यहाँ पे बताया था, वो मेरा ये नहीं होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ जाएगा मेरा, ये है मैग्नेटिक साउथ पोल, ये मेरा जनरल साउथ पोल है जो स्टडी के लिए किया, ठीक है। उसी बेसिस पे यहाँ पे देखता हूँ कि तो मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, तो सनलाइट यहाँ मैक्सिमम देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सनलाइट यहाँ मैक्सिमम देखने मिलेगा इक्वेटर के नॉर्थ में। यहाँ पे सनलाइट थोड़ा सा कम देखने मिलेगा ना। अब जब सनलाइट यहाँ मैक्सिमम देखने मिलेगा तो कंटिन्यूस सनलाइट यहाँ देखने मिल रहा है। यही क्वेश्चन है कि डज नॉट सेट बिलो द ओरिजिन ऑफ द आर्कटिक सर्कल। तो 24 डेज का 24 आवर का डे देखने मिलेगा, 24 आवर का डे देखने मिलेगा, मतलब 6 महीना तक लगातार दिन रहेगा। तो सनलाइट क्या सेट करेगा, सनलाइट क्या डूबेगा इधर 21 जून को? नहीं डूबेगा, यही तो आंसर है। और इधर क्या होगा, डूबेगा, ये सीधा तो डूब जाएगा। ये है कि सन डज नॉट सेट बिलो ओरिजिन ऑफ द आर्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक तो साउदर्न सर्कल में देखने मिल गया, यहाँ पे है अंटार्कटिक सर्कल, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 21 जून को ओवरहेड एट मून ऑन इक्वेटर, ये तो होगा ही नहीं। साइन वर्टिकली ओवरहेड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो फिर इधर ही मिल गया, ये तो सदर्न हेमिस्फीयर का देखने मिल रहा है, ये तो भी सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये सही होगा। पाँचों का देख लेता हूँ, इधर एक्सप्लेनेशन दिया होगा, यही चीज़ है पाँचों में। तो इसको आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोग को नोट्स टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल एनालिसिस, डिटेल डिस्कशन के साथ चैप्टर को कवर किया है। ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे इस सेशन में। ओके, एंड ये तो लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया, ये लेक्चर 1 का पार्ट 2 था, एक्चुअली पार्ट 2 है। अब लेक्चर 2 में बहुत ही जल्द आप लोग के लिए ला रहा हूँ, नेक्स्ट डे आप लोग को लेक्चर 2 मिल जाएगा। उसमें हम लोग लेक्चर 2 में ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, डे 2 टारगेट।
इंटीरियर ऑफ अर्थ देखेंगे एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वहाँ पे मैं आप लोग को और अच्छा डिस्कशन करके बताऊँगा। एंड लास्ट में आप लोग से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लोग को फर्दर वीडियो मिलते रहेगा कंटिन्यूस बेसिस पे। शेयर भी प्लीज़ आप लोग कर दीजिए। आप लोग देखो जैसा प्रॉमिस किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा क्रैश कोर्स क्वालिटी लेवल का, वो मिल ही रहा है। आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को शेयर लिंक क्या बोलते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हम्बल रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको भी शेयर कर दीजिएगा। हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में अभी नोट्स शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करने के बस आप लोग ज्वाइन कीजिए। देख रहा हूँ कि अभी तक कोई ज्वाइन ही नहीं किया है यार, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा ताकि रीच बढ़े नीडी स्टूडेंट के पास। एंड अगेन थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आप लोग को, तो प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगेन थैंक यू, जय हिंद।